और स्वागत है आप सारे साथियों का बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत है। तो चलिएगा दोस्तों, आज फिर हम लोग कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को, कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज को करने वाले हैं डिस्कस, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक बार पहले आप सारे विद्यार्थी कमेंट करके अवगत कराना कि क्या ऑडियो और वीडियो प्रॉपर तरीके से आप लोगों तक पहुँच रही या नहीं। उसके बाद फिर हम लोग शानदार अंदाज में अपने क्लास को करते हैं स्टार्ट और देखते हैं आज कौन सा प्रश्न सबसे पहला होने वाला है आप सारे विद्यार्थियों के लिए। और हर एक प्रश्नों को आप लोग बेहतर तरीके से सोच विचार करके, बेहतर तरीके से समझ करके फिर उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए बिना वक्त लगाए हम लोग बढ़ते अपने प्रश्नों की ओर। जरा आप लोग देख लीजिएगा प्रश्नों को, और प्रश्नों को पहले आप लोगों को पढ़ना है, पढ़ने के बाद फिर ना सोच विचार करके उसके बाद ही उत्तर आप लोग दीजिएगा, ठीक है ना। अब देखो, जैसे मेरे दोस्तों आप सारे विद्यार्थियों से जो पहला प्रश्न कह रहा है, जो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ना, इसमें लिखा हुआ है एक्चुअली में कि समताप मंडल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथनों का चयन कीजिए। सबसे पहला नंबर आपको किसके बारे में विचार करना है? समताप मंडल के बारे में विचार करना है। और आप लोग जानते हो ना कि ये हमारे पृथ्वी के वायुमंडल की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? हमारे पृथ्वी के वायुमंडल की बात हो रही है। ये तो आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं ना। तो अगर वायुमंडल की बात हो रही है दोस्तों, तो आप लोग को पता होगा हमारे वायुमंडल में सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है, बताओ। तो हमारे वायुमंडल में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन गैस पाई जाती है ना, 78.1% नाइट्रोजन। दूसरे नंबर पे जो सबसे इंपॉर्टेंट गैस होती है, उस गैस को हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्सीजन कहते हैं ना। कितना परसेंट पाया जाता है? 20.9% पाया जाता है। तीसरे नंबर मेरे दोस्त याद रखना, वायुमंडल में ऑर्गन गैस पाई जाती है 0.93%, ठीक है। और इसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड का नंबर आता है 0.03%। ये हम अपने वायुमंडल की बात कर रहे हैं, ठीक है। वायुमंडल का मतलब होता है हम लोग इस पृथ्वी पर खड़े हुए हैं। अब हमारे ऊपर देखो जो हवा दिख रही है ना, हवा हवा पूरा वायु दिख रहा है ऊपर, ये सारा वायु अपना वायुमंडल है। जैसे यहाँ पर देखो, इस मानचित्र के माध्यम से आप लोग देख पाओगे, यहाँ पर देखो लिखा हुआ ये बनी हुई है पृथ्वी, ये देख रहे हो ना, ये पृथ्वी बनी हुई है। इस पर हम लोगों ने अपना घर बनाए हुए हैं। यहाँ पर बिल्डिंग वगैरह, ताजमहल वगैरह बना हुआ है। यहाँ पर देखो सारी चीजें, ये पवन चक्की वगैरह लगी हुई है। तो धरती के ऊपर जो सबसे निचला मंडल होता है, ये मैंने आप लोगों को बताया था, इस मंडल को कहा जाता है क्षोभ मंडल। कहते हैं ना ट्रोपोस्फेयर या क्षोभ मंडल। और पता है इस क्षोभ मंडल में समस्त मौसमी घटना होती है। ये पॉइंट आप लोग नोट कर लेना। अब आप कहोगे सर मौसमी घटना कौन से होती है? अरे यहाँ से ना 0 से 15 किलोमीटर के आसपास में, 0 से 15 किलोमीटर के आसपास में ना, देखो जैसे जो बादल बनते हैं ना, बादल, बादल के साथ में जो वर्षा होती है ना, वर्षा, वर्षा के साथ में जो बिजली चमकती है ना, ये समस्त क्रियाविधि मेरे दोस्तों आप लोगों का कहाँ पर होता है? ये क्षोभ मंडल में होता है, ठीक है। अब ट्रोपोस्फेयर के बाद में ये दूसरा मंडल आपको दिखाई पड़ रहा है, इसको कहा जाता है समताप मंडल, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा? ये समताप मंडल हो जाएगा। तो समताप मंडल में ना ओजोन लेयर पाई जाती है, ओजोन गैस की परत पाई जाती है। और इस ओजोन गैस की परत को आप लोग जानते होंगे जीवन रक्षक परत कहा जाता है ना। जीवन रक्षक परत क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि देखो हमारे अंतरिक्ष से, हमारे ब्रह्मांड से जो सूर्य की गर्मी आती है ना, तो सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणों को ये पुनः वापस रिफ्लेक्ट कर देता है। कौन सी किरणों को? तो उन किरणों का नाम याद रख लीजिएगा आप लोग, परावैंगनिक किरणों को, ठीक है ना। अल्ट्रावायलेट रेस को, अल्ट्रावायलेट रेस को ये विकिरण कर देती है। तो और दूसरी बात, ये ओजोन लेयर और इस समताप मंडल की ऊंचाई की अगर बात करोगे ना, तो लगभग 50 किलोमीटर पड़ता है। कितने किलोमीटर? 50 किलोमीटर। और समताप मंडल में ना बादल नहीं पाए जाते, बादल का अभाव रहता है। इसीलिए जो एरोप्लेन वगैरह नहीं होता, जो हवाई जहाज वगैरह होता है, वो हवाई जहाज ना इसी मंडल में उड़ाया जाता है। ये भी आप लोग अच्छे तरीके से जरूर याद रखिएगा, ठीक है। और उसके बाद में अगला ना मीजोस्फीयर आप लोग नोट कर लेना। आप लोग मध्यमंडल के बारे में भी आप लोग याद कर लीजिएगा। मध्यमंडल में ना जो टूटता हुआ तारा आप लोग नहीं कहते, ये एक्चुअली उल्का पिंड होता है, ठीक। अब उल्का पिंड जैसे यहाँ अंतरिक्ष में पत्थर का टुकड़ा तैर रहा है, पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में आकर के ना जब मीजोस्फीयर में पहुंच जाता तो ये जल उठता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? टूटता हुआ तारा कहते हैं। तो ये याद रखना, टूटता हुआ तारा की घटना मध्यमंडल में होती है, ठीक है ना, मध्यमंडल में होती। और यही सबसे ठंडा मंडल होता है। लेकिन आप लोगों से क्वेश्चन में क्या पूछा, जरा प्रश्न को आप लोग देखिएगा, समताप मंडल के विषय में केवल आपसे पूछा गया है।
पहला लिखा हुआ है कि यह परत बादलों से लगभग मुक्त होती है, तो बिल्कुल समताप मंडल में ना बादल नहीं पाए जाते, बादल तो क्षोभ मंडल में मिलेगा ना, क्लाउड तो ट्रोपोस्फेयर में मिलता है ना, तो यहाँ मेरे दोस्त बादलों का अभाव पाया जाता है, इसीलिए तो हवाई जहाज उड़ाए जाते हैं ना स्ट्रेटोस्फेयर में, इसीलिए तो हवाई जहाज उड़ाए जाते हैं। दूसरा, इसमें ओजोन गैस की परत पाई जाती है, बिल्कुल मेरे दोस्त समताप मंडल में ही मिलती है ना, इसीलिए तो इसको हम लोग जीवन रक्षक परत कहते हैं ना, ये पता होगा, और ये भी सही हो जाएगा। और तीसरा मैंने कहा ये 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक इस मंडल का विस्तार होता है, बिल्कुल मेरे दोस्त तीनों ऑप्शन सही हो जाएगा, ए बी एंड सी विल बी द राइट आंसर। जितने प्रिय साथी ने 4 वाला ऑप्शन चुना है ना, उन सारे विद्यार्थियों का 4 वाला ऑप्शन क्या हो जाता है, एकदम सही। अनुराग दुबे जी बिल्कुल भैया, लक्ष्मी जी, जूली यादव जी वेरी गुड, शिवानी कसौधन जी बहुत बहुत शानदार, चंद्रकला जी, अपर्णा जी, शिवानी जी, सभी साथी का बहुत बहुत स्वागत है भैया, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है सारे विद्यार्थी का। अब अगले प्रश्न पर जरा विचार आप लोग कर लीजिएगा, तो एक बार प्रियंका जी आपका भी स्वागत है, सुशीला जी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग भैया, सभी साथी का बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत है, ठीक है। अच्छा चलो अब अगले प्रश्न पर एक बार विचार करना, आप लोग तो सोच विचार करके फिर उत्तर देना, ठीक है, कोई गलती मत करना। दूसरा लिखा हुआ है मेरे दोस्त की उच्च ज्वार के बारे में दिए गए निम्न कथनों को पढ़िए तथा पहचान कीजिए कौन से कथन सही है। उच्च ज्वार का मतलब आप लोग जानते हैं ना, इसको हाई हाई टाइड कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, इसको मेरे दोस्त हाई टाइड कहा जाता है। और उच्च ज्वार का मतलब ये होता है ना, जैसे मान लीजिए हमारा भारत देश हो गया, तो हमारा भारत देश के वे राज्य जो सागर के किनारे पर पड़ते हैं, ध्यान रखना, हमारे भारत के वे राज्य ना जो सागर के किनारे पर पड़ते हैं, अगर उनके बारे में आप लोग चर्चा करोगे ना, तो समुद्र की लहरों का पानी जब ना सागर के किनारे तक आ जाए, जब यहाँ जमीन के किनारे तक सागर का पानी आ जाता है ढेर सारा ना, तो इसे हम लोग ज्वार कहते हैं। और जब यह पानी बहुत पीछे तक हट जाता है सागर का, तो उसे हम लोग भाटा कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ आपको मैंने कई बार बताया था, यहाँ देखो पहले पानी नहीं रहता है, यहाँ देखोगे पहले ये पूरा का पूरा जमीन, ये देखो ये खाली है ना जमीन, लेकिन जब मेरे दोस्त इसमें पानी भर जाता है तो इसे हम कहते हैं ज्वार आ गया। तो ज्वार का मतलब इसमें सागर मतलब जमीन के किनारे पानी भरा होता है, ठीक है ना। और जो भाटा का मतलब देखो पानी सूख गया ना, अब जब समुद्र के किनारे जब पानी सूख जाता है ना, तो यहाँ पर बीच बन जाता है, तो यहाँ पर बीच पर लोग जाते हैं, आराम से मौज करते हैं, समझ रहे हो ना। तो जब पानी भरा वाला ये ज्वार आएगा ना, तो यहाँ पर नाव वगैरह चलाना क्या हो जाएगा, आसान। लेकिन जब पानी सूख जाएगा तो कौन सी नाव चलाओगे, तब तो नाव नहीं चला पाओगे ना, जब पानी रहेगा तो नाव चलाओगे। तो जब ज्वार की स्थिति होती है ना मेरे दोस्त, तो नौकायान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नौकायान का मतलब नेविगेशन, क्योंकि पानी ना एकदम जमीन के किनारे तक आ जाता है और आप लोग अपनी नाव जो है ना वो ला करके ले आ सकते हैं यहाँ तक, इसमें कोई भी दिक्कत आप लोगों को किसी को नहीं होगी। ये बातें आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है, ठीक है ना। ये पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं, एक बार आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि यहाँ तक समझ में आया। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, उच्च ज्वार नौ संचालन में सहायक होती है, बिल्कुल नाव वगैरह चलाने में उच्च ज्वार क्या होती है, सहायक, क्योंकि पानी भर जाता है। दूसरा, उच्च ज्वार मछली पकड़ने में सहायक होता है, तो बिल्कुल जब पानी वहां आ जाएगा तो मछली भी तो सागर तट के किनारे पर आ जाएगी। दोनों उत्तर सही हो जाएगा। जितने प्रिय विद्यार्थी ने एक ऑप्शन को चुना है उन सारे विद्यार्थियों का ए विल बी द राइट आंसर। कितने लोगों ने ए उत्तर दिया है जरा मुझे बताना, कितने लोगों का उत्तर ए आया है जरा मुझे बताइएगा, शानदार तरीके से आप लोग उत्तर दीजिएगा। कितने विद्यार्थियों ने ए उत्तर दिया है जरा मुझे बताना। बिल्कुल, जैसे गोवा केरल, बिल्कुल अनुराग जी गोवा केरल, रितु यादव, लक्ष्मी जी, अपर्णा, किंसुक जी, जूली यादव जी, जैस्मीन जी, बिल्कुल सभी विद्यार्थी का। जैस्मीन जी एकदम परेशान मत होना भाई, सब कुछ चलेगा, थ्योरी भी चलाएंगे, ठीक है ना भैया, परेशान मत होना, थ्योरी भी चलाएंगे, एनसीईआरटी भी कराएंगे, बिल्कुल आप परेशान मत होइएगा कोई भी विद्यार्थी, ठीक है ना। थोड़ा वक्त कम मिलता है वो बात सही है, लेकिन फिर भी हम निकाल करके कैसे भी कंप्लीट कराएंगे। आज 4 बजे का हम देखो थंबनेल लगाए हुए हैं, 4 बजे हम 6 की जियोग्राफी के ना अधिकतम चैप्टर को हम कंप्लीट कर लेंगे पूरा, ठीक है ना। अगला देखो थर्ड वाला क्वेश्चन, इसमें कह रहा कि विकास एवं उपयोगों के आधार पर संसाधनों को निम्नलिखित में से वर्गीकृत किया जा सकता है, जल्दी बताओ। एक तो विकास के आधार पर और दूसरा उपयोग के आधार पर। देखो दोस्तों, अगर विकास के आधार पर संसाधनों की बात करें ना, तो एक संसाधन होता है जिसे हम वास्तविक संसाधन कहते हैं। मतलब जैसे हमारे धरती पर भारत सरकार के द्वारा ये खोज लिया गया है कि कोयला कहाँ पर है, ये खोज लिया गया है कि सोना कहाँ पर है, ये खोज लिया गया है कि चांदी कहाँ पर है और कितना है। ध्यान रखना, वास्तविक संसाधन का मतलब होता है कि कोयला हमारे भारत में कितना है, कितना हमारे यहाँ सोना
सोना है और कितना हमारे यहाँ चांदी है। तो जब हमको इसकी वास्तविकता के बारे में पता चल गया तो हम लोग क्या करेंगे, इसका विकास कर लेंगे। विकास करने का मतलब हम लोग कोयला निकालने की व्यवस्था कर लेंगे और कोयले का उपयोग भी हम लोग करना शुरू कर देंगे। वैसे ही सोने को निकालने की व्यवस्था हम लोग कर लेंगे, वैसे ही चांदी को निकालने की व्यवस्था हम लोग कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये सभी मेरे दोस्त वास्तविक संसाधन के अंतर्गत शामिल किया जाता है। संभावित संसाधन का मतलब ये होता है ना कि जैसे मान लीजिए कहीं पर बहुत बड़ा जंगल है, कहीं पर बहुत बड़ा जंगल है, लेकिन जंगल के नीचे जो जमीन नहीं होता, जमीन जो नहीं होता जिस पे जानवर रहते हैं, इसके नीचे ढेर सारा कोयला के दबे होने की संभावना हो सकती है, इसके नीचे ढेर सारा सोना या लोहा दबा होने की संभावना हो सकती है। तो मेरे दोस्त ये बात आप लोग याद रख लीजिएगा ना। तो ये अभी निकाला नहीं जा रहा है, लेकिन इसका उपयोग हम लोग बाद में करेंगे, हम लोग इसका विकास बाद में करेंगे। हम पेड़ पौधों को अभी काटना पड़ेगा, पेड़ पौधों को काट लेंगे तो प्रदूषण होगा, लेकिन अभी हम इसको बचा करके रख रहे हैं, बाद में हम लोग इसका विकास करेंगे। तो ये हमारा संभावित संसाधन हो जाता है। स्थानीय संसाधन का विकास से संबंध नहीं है और अजैविक संसाधन भी नहीं। मेरे दोस्त ए और बी विल बी द राइट आंसर। जितने प्रिय विद्यार्थी ने ऑप्शन नंबर सेकंड को सिलेक्ट किया है उनका सेकंड ऑप्शन क्या हो जाता है, एकदम सही हो जाता है। वेरी वेरी गुड, बहुत बहुत शानदार मेरे दोस्त, एकदम सही तरीके से आप लोग उत्तर दे रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से क्या कह रहा है, जरा इसको आप लोग शानदार तरीके से पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, फिर उत्तर देना क्या हो जाएगा इसका एग्जैक्ट आंसर, जरा बताना तो कौन कौन देगा। कंचन गुप्ता ने ए उत्तर दिया था, रितु ने ए उत्तर दिया था। अच्छा, सभी लोगों ने ए उत्तर दे दिया था। ए वाले का उत्तर तो एकदम गलत हो गया, ठीक है ना। भोलन गौर जी वेरी गुड मॉर्निंग भैया, बहुत बहुत स्वागत है आपका। लक्ष्मी जी, प्रियंका का भी आया, संतोष मंडल का भी आया, मनीषा जी, लाल जी का भी आया, चंद्रकला का, अन्या का, उर्मिला का, सभी लोगों का लगभग भी आया है। वेरी वेरी गुड, बहुत बहुत शानदार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ अब लोग। अब इस क्वेश्चन का उत्तर तो गलत नहीं करोगे ना, वो वाला तुम लोगों ने गलत कर दिया, वो उपयोग के आधार पे था, ठीक है ना। अच्छा, 4 वाला क्वेश्चन का उत्तर तो आप लोगों का गलत नहीं हो पा, क्योंकि देखो लिखा हुआ है मेरे दोस्त कि ऐसी कृषि, कृषि का मतलब होता है जैसे हम अपने गांव में खेती बाड़ी नहीं करते हैं और साथ साथ में अपने गांव में देखो पशुपालन करते हैं ना, गाय भैंस वगैरह हम लोग पालते हैं। तो कृषि को ना पशुपालन और खेती करना, इन दोनों को पशुपालन ही कहा जाता है, ठीक है ना। तो ऐसी कृषि जिसमें केवल पशुचारक अपने पशुओं के साथ ना चारे और पानी के लिए एक साथ से दूसरे स्थान पर घूमते हैं, उसे क्या कहा जाता है। तो जैसे देखो मेरे दोस्त, जो प्राचीन काल के मानव थे, तो प्राचीन काल के मानव ने सबसे पहले कृषि करना नहीं शुरू किया था। जैसे पाषाण काल था ना, पाषाण काल में मेरे दोस्त सबसे पहले पशुपालन शुरू किया गया था। और सिंधु सभ्यता के लोग देखो सबसे पहले कौन सा जानवर पाला गया था, कुत्ता पाला गया था ना। क्यों कुत्ता को पाला गया था, क्योंकि कुत्ते से ये लोग ना शिकार करवाते थे, कुत्ते से ये लोग शिकार करवाते थे। बाद में ना, बाद में गाय वगैरह के बारे में इनको पता मिला, बाद में इनको भैंस वगैरह के बारे में इनको पता चला। तो ये लोग ना अभी भी कृषि कार्य नहीं करते थे, क्योंकि इनको खेती करना आता नहीं था। तो ये लोग अपने गाय को, अपने भैंस को, अपने बकरी को, अपने कुत्ते को ना एक स्थान पर पहले रहते थे, पहले यहाँ रहेंगे ये लोग। यहाँ रहने के बाद जब यहाँ से घास वगैरह खत्म हो जाएगा ना, पेड़ पौधा खत्म हो जाएगा ना, तो इस स्थान को छोड़ करके दूसरे, जैसे जैसे कबीले लोग नहीं होते, जैसे कबीले लोग वो अपना स्थान छोड़ते रहते हैं। तो मेरे दोस्त, जिसमें उनके पास केवल पशु होता है और अपने पशुओं को लेकर के ना वो चारे और पानी की तलाश में ना एक स्थान से दूसरे स्थान पर, इसे चलवासी पशुचारण कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, इसको चलवासी पशुचारण कहा जाता है। ये बात आप लोग याद रख लेना, जो कि अपने जानवरों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर के क्या करते हैं, घूमते रहते हैं, ठीक है ना। ये क्लियर हो गया होगा आप सारे विद्यार्थी का, ठीक है ना। डॉग से आखेट करवाते थे, बिल्कुल शिवानी जी, बहुत बहुत शानदार। रेखा जी का भी उत्तर आया, आराधना ने भी दिया, भोला गौर ने भी दिया, विनय शर्मा ने भी दिया और अपर्णा ने, लक्ष्मी ने, सारे विद्यार्थी का बहुत बहुत शानदार आंसर आप सारे विद्यार्थी दे रहे हैं। अच्छा, अगले प्रश्न का उत्तर बताना आप लोग जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब आप लोग ना शानदार तरीके से देने का प्रयास कीजिएगा। इसमें लिखा हुआ है कि निम्नलिखित को भारत की विविधता का हिस्सा माना जाता है। देखो यहाँ तुम लोग ना विविधता का अर्थ बहुत ध्यान से समझना, ये हमारे देश की डाइवर्सिटी की बात हो रही है, ठीक है ना। वैसे तो विविधता का मतलब जानते हो क्या होता है, वैसे तो विविधता का मतलब होता है जैसे कोई गरीब है और कोई अमीर है, तो मतलब गरीब जो है वो अमीर से विविध है, मतलब गरीब जो है वो अमीर से भिन्न है, मतलब अलग है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ देखो विविधता का मतलब बहुत गौर से समझिएगा। इसके अलावा देखो जैसे महिला
महिला हो गया और पुरुष हो गया। अब महिला और पुरुष में क्या पाई जाती है? विविधता, मतलब महिला का गुण अलग होता है और पुरुष का गुण अलग होता है। लेकिन यहाँ विविधता का मतलब मेरे दोस्त लोगों के विवाह करने के भिन्न भिन्न तरीके हैं। बिल्कुल, कोई लोग देखो इस्लाम धर्म वाले अलग तरीके से निकाह करवाते हैं, ठीक है ना, और उसके बाद में फिर जो है हिंदू धर्म वाले देखो वो सुबह के टाइम पर विवाह करवाते हैं, सिंदूर वगैरह लगाती है लड़कियां। हाँ, तो जो हिंदू में, मुस्लिम में, सिख में, ईसाई में सबके विवाह करने करके अलग अलग तरीके होते हैं। तो ये तो जैव विविधता हो गया ना, सब जगह का रीति रिवाज अलग होता है। दूसरा, झारखंड में लोग एक दूसरे का अभिवादन करने के लिए जोहार का प्रयोग करते हैं। अब देखो दोस्तों, हर जगह जोहार का अलग अलग प्रयोग होता है। जैसे उत्तर प्रदेश में अधिकांश जगह पर देखोगे जब दो लोग मिलते हैं तो वो हाथ मिलाते हैं, या तो मेरे दोस्त वो लोग नमस्ते करते हैं, दूर से दोनों हाथ जोड़ लेते हैं, या तो मेरे दोस्त पैर पकड़ करके नमस्ते करते हैं। बात समझ हो ना। लेकिन झारखंड में जोहार, जोहार का मतलब कुछ नहीं, जोहार का मतलब ये ऐसे ना ऐसे हाथ जोड़ करके जब नमस्ते किया जाता है ना, इसी को जोहार कहते हैं। बहुत ज्यादा परेशान आप मत होना। जोहार का मतलब क्या होता है? झारखंड के लोग ऐसे हाथ जोड़ करके कहेंगे जोहार। जैसे हम लोग हाथ जोड़ करके क्या कहते हैं? नमस्ते भैया, नमस्ते पिताजी, नमस्ते अंकल जी, ऐसे हाथ जोड़ करके कहते हैं ना, नमस्कार करते हैं। तो झारखंड के लोग ना उसे जोहार बोलते हैं, जोहार। तो बिल्कुल ये भी हर जगह पर अलग अलग अभिवादन की प्रक्रिया, कोई पैर छू करके नमस्ते करता है, कोई हाथ जोड़ करके नमस्ते करता है, कोई हाथ मिला करके अभिवादन करता है। तो ये भी विविधता का प्रतीक हो जाएगा, ठीक है ना। और लिखा हुआ है विभिन्न संस्कृतियां लोगों के जीवन को प्रभावित करती हैं, ठीक है ना। ये विविधता नहीं है, ये विविधता नहीं हो जाएगा, क्योंकि सभी को इक्वल प्रभावित करती हैं लगभग, ठीक है ना। राष्ट्र के चिन्ह विविधता को दर्शाते हैं, बिल्कुल मेरे दोस्त, राष्ट्र के चिन्ह में। लेकिन एक बात ध्यान रखना, राष्ट्र के चिन्ह में ना केवल जैसे आपका ये तिरंगा झंडा हो गया, ठीक है ना, जो मतलब जो आपका हाथी हो गया, हाथी के साथ में जो बाघ हो गया, ये जो राष्ट्रीय चिन्ह हो गया ना, जो सम्राट अशोक वाला अशोक स्तंभ हो गया, ये सभी मेरे दोस्त ये तो विविधता को दर्शाएंगे। लेकिन ध्यान रखना, जो अपना राष्ट्रगान होता है ना, जो राष्ट्रगान होता है ना, जो अपना राष्ट्रगीत होता है ना, ये सभी एकता का प्रतीक है, ये विविधता का प्रतीक नहीं होगा, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत, ठीक है ना। तो मेरे दोस्त एक, बी और डी विल बी द राइट आंसर। ए, बी और डी क्या हो जाएगा? ए, बी और डी। अच्छा, यहाँ पर हमने ए, बी और डी कर दिया। हाँ, ये ध्यान रखना, फिर से एक बार इसको ध्यान पूर्वक देखिएगा एक बार आप लोग। यहाँ पर एक बात ध्यान रखना ना, बिल्कुल मेरे दोस्त, यहाँ पर हम इसको गलत तरीके से बता रहे थे। यहाँ पर देखो विभिन्न संस्कृतियां लोगों के जीवन को प्रभावित करती हैं, तो विभिन्न विभिन्न संस्कृति होगी, विभिन्न विभिन्न कल्चर होगा, तो वो बात तो सही हो जाएगा। लेकिन हमारे देश का जो राष्ट्रीय चिन्ह होते हैं, जैसे हाथी हो गया, बाघ हो गया, अशोक का चिन्ह हो गया, राष्ट्रगान हो गया, राष्ट्रगीत हो गया, या जो राष्ट्रीय ध्वज हो गया ना, ये सभी मेरे दोस्त राष्ट्रीय एकता का प्रतीक होता है। देखो हमारे देश में एक ही राष्ट्रीय ध्वज माना जाता है ना, और एक ही राष्ट्रीय ध्वज को हम लोग मानते हैं, ये हमारे राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। हम लोग एक ही राष्ट्रगान यूज करते हैं ना, तो वो भी हमारे राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है, वो विविधता का प्रतीक नहीं होगा। मतलब डी ऑप्शन नहीं होगा, केवल ए, बी और सी हो जाएगा। ऑप्शन 3 आंसर आपका सही हो जाता है, ठीक है ना। तिरंगा झंडा वगैरह मेरे दोस्त राष्ट्रीय एकता का प्रतीक हो जाता है, बिल्कुल इतना आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। वहां पर हो रही थी मिस्टेक, क्लियर हो जाएगा अब आप लोगों का। डी नहीं होगा, डी नहीं होगा, ठीक है ना। क्या होगा आपका सही? ध्यान रखिएगा, आपका सही हो जाता है ए, बी और सी, मतलब सी सही हो जाएगा, क्योंकि वो तो राष्ट्रीय एकता का प्रतीक हमारा तिरंगा झंडा भी है, नहीं तो 1000 तिरंगा झंडा होता ना अपने देश में, क्यों। चलो, लालजी तिवारी जी, बिल्कुल भैया। सोनिया जी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग भैया, बहुत बहुत स्वागत है आप सारे विद्यार्थियों का, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है सारे विद्यार्थी का। अगले क्वेश्चन का जवाब आप लोग जल्दी दीजिएगा। आराधना जी, ठीक है ना। हाँ, क्या हो जाएगा? हार्डेस्ट गेमिंग जी पोजीशन गलत है, मतलब क्या हो जाएगा? बोलन गौड़ जी डी कह रहे हैं, कंचन जी ने डी कहा था, अच्छा प्रियंका ने सी दिया था, लक्ष्मी ने सी दिया था, ठीक है ना। सोनिया जी ने भी सी दिया था, वो सी होगा, वो डी नहीं होगा ना, क्योंकि राष्ट्रीय एकता की बात की जा रही है, तो उसमें राष्ट्रीय एकता निहित होती है। अच्छा, अगले प्रश्न का जवाब आप लोग देना। क्वेश्चन नंबर 6 का 66वें प्रश्न का उत्तर आप सारे विद्यार्थी बेहतर तरीके से दो। लिखा है ना, विशेष समुदाय जैसे कि आदिवासी
को रूढ़िबद्ध करना इन लोगों के विरुद्ध पैदा कर सकते हैं, बताओ। मतलब मेरे दोस्त जानते हो, आप लोगों से ये पूछा, जो एसटी समुदाय के लोग होते हैं ना, जो ट्राइब्स होती हैं, जिनको हम लोग जनजाति लोग कहते हैं, जनजाति, जिनको हम लोग कहते हैं जो जंगल में रहने वाले आदिवासी हैं, जो जंगल में रहने वाले आदिवासी हैं। एक्चुअली में जो आदिवासी लोग होते हैं ना, हमारी सरकार और हम लोग उनके साथ में जब भेदभाव करेंगे, जैसे छुआछूत की प्रथा कि तुम छोटी जाति के हो, तुम अनुसूचित जाति के हो, तुम आदिवासी हो, तुम मेरे यहाँ मत आओ, तुम मेरे बगल में मत बैठो, मतलब जब उनके साथ आप लोग भेदभाव करोगे ना रूढ़िबद्ध तरीके से, मतलब होता जैसे प्राचीन काल में किया जाता था, जैसे एक रूढ़ी बन चुकी थी ना कि ये छोटे लोग हैं तो इनको दूर ही बैठाओ, इनको पास में न लाओ। तो अगर आप लोग आदिवासी लोगों से इस तरीके का भेदभाव करोगे तो क्या हो जाएगा, वो आपकी सराहना करेंगे, वो आपकी सराहना करेंगे क्या, मुझे बताओ। तो वो आपकी सराहना कभी नहीं करेंगे, वो तो आपको गाली देंगे कि यार ये बताओ, ये हमारा हमारा हमेशा जो है मजाक उड़ाता रहता है, हमारी गरीबी का मजाक उड़ाता रहता है, हम लोग एकदम, हमारे पास कपड़े नहीं है, घर नहीं है, तो हमारा मजाक उड़ाता रहता है। तो आपकी सराहना कभी नहीं करेगा, वो हमेशा आपको गाली देगा। बात समझ रहे हो ना। दूसरी बात, पक्षपाती राय बनाना, बिल्कुल वो आपके पक्षपात में हो जाएगा। पक्षपात का मतलब हो जाएगा आपके विपक्ष हो जाएगा। सारी जनजातीय लोग आपस में मिल जाएंगे, कहेंगे हम एक हैं, और जो विपक्ष वाले होंगे ना उनके विरोध में ये लोग षड्यंत्र रचेंगे। भेदभाव करना, तो ये भी तो भेदभाव धीरे धीरे हुआ ना, ये तो भेदभाव हुआ ना। और उपहास भी उड़ाना हो जाता है, उपहास भी उड़ाना हो जाता है, मतलब बी, सी और डी हो जाएगा। जितने प्रिय विद्यार्थी ने सेकेंड ऑप्शन को चुना है उन सारे विद्यार्थियों का दूसरा ऑप्शन हो जाता है एकदम लाजवाब। कितने विद्यार्थी ने सेकेंड ऑप्शन को सिलेक्ट किया है, जल्दी आप लोग मुझे कमेंट करके अवगत कराना, कितने विद्यार्थियों ने सेकेंड ऑप्शन को सिलेक्ट किया है, जल्दी बताइएगा। प्रियंका ने, लक्ष्मी ने, उर्मिला ने, वेरी गुड। अधीरा ने, आराधना जी ने, संतोष जी ने, रेखा जी ने, वेरी वेरी गुड, बहुत बहुत शानदार, ठीक है ना। जूली यादव जी बिल्कुल बिल्कुल करवा देंगे, परेशान मत होइएगा, बस पेपर मिल जाए ना, अभी उसका मिला नहीं है, पेपर मिल जाएगा तो करवा देंगे, ठीक। लालजी तिवारी जी बिल्कुल भैया, चंद्रकला जी, रितु यादव जी, भोलन जी, बिल्कुल शानदार मेरे दोस्त। अगले प्रश्न का जवाब आप लोग दीजिएगा। और देखो, अगर आप लोग के पास पेपर हो तो मुझे बता दीजिएगा। आप लोग ना अगर ऑनलाइन पेपर आप लोगों ने दिया हो तो उसका पेपर मुझे अगर दे दोगी ना तो मैं सॉल्व करवा दूंगा, क्योंकि पूरा पेपर मेरे पास उपलब्ध नहीं है ना, तो जितना होगा वो मैं करवा दूंगा। सेवन वाला देखना, प्रश्न कह रहा कि कथन, कथन में क्या कह रहा, शक्तियों के बंटवारे का प्रावधान सरकार के 3 अंगों कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच समन्वय सुनिश्चित करने के लिए प्रयासरत है। शक्तियों का बंटवारा आप लोग जानते हैं। देखो दोस्तों, जो हमारे देश की सरकार नहीं है, सरकार जैसे मान लीजिए मैं सरकार की बात कर लूं, केंद्र सरकार की आप बात कर लो, चलो पहले आप ना केंद्र सरकार की बात करो, जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होता है ना, और प्रधानमंत्री के ऊपर राष्ट्रपति महोदय होते हैं। तो केंद्र सरकार ना, इनमें ना 3 लोगों को पावर हमारे संविधान ने दिया है। तो पहला आप लोग जानते होंगे कार्यपालिका होता है ना, कार्यपालिका। कार्यपालिका के बाद में कौन हो जाता है, कार्यपालिका के बाद में व्यवस्थापिका होता है ना, व्यवस्थापिका होता है, और व्यवस्थापिका के बाद में न्यायपालिका होता है। हमारे देश में ना इन तीनों लोगों को अलग अलग शक्ति दी गई है। जैसे जैसे देखो, कार्यपालिका में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, ये सारे मंत्री ना हमारे आपके लिए काम करते हैं। जैसे रक्षा मंत्री होगा तो देश के बॉर्डर के लिए काम करेगा, हथियार वगैरह की व्यवस्था करेगा। सड़क परिवहन मंत्री होगा तो वो हमारे लिए सड़क बनाने का कार्य करेगा। और अगर मान लीजिए जल मंत्री होगा तो जल बनाने के लिए काम करेगा। कृषि मंत्री होगा तो हमारी खेती बाड़ी के लिए, किसानों के लिए सुख सुविधाएं लेकर के आएगा। तो कार्यपालिका में मेरे दोस्त ना मंत्री होते, इनका काम एकदम फिक्स हो गया, मतलब शक्तियों का क्या कर दिया गया है, बंटवारा, कि कार्यपालिका में जितने मंत्री हो ना तुम्हारा ये काम है। और व्यवस्थापिका का मतलब होता है ना, इसमें हमारे देश की संसद होती है, और ये संसद ना हमारे लिए कानून बनाती है। तो संसद का काम दे दिया गया कि तुम वोट मांगने नहीं जाओगे, तुम हमारे देश के लिए कानून बनाओगे। और न्यायपालिका ने कहा गया ना कि जो संसद कानून बनाए रहेगा ना, अगर कोई व्यक्ति इसके कानून को नहीं मानेगा ना तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट बना दिया गया है, जो कि मेरे दोस्त मुकदमा हो जाएगा, वहां पर उसको न्याय मिलेगा। तो शक्तियों के बंटवारे के लिए कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच क्या है, समन्वय सुनिश्चित करने के लिए क्या दर्शाता है, सुनिएगा।
लिखा हुआ है कि प्रत्येक अंग सरकार के दूसरे अंगों पर अंकुश रखता है। बिल्कुल मेरे दोस्त, देखो ये जो कार्यपालिका के प्रधानमंत्री है ना, प्रधानमंत्री अगर ज्यादा उल्टा सीधा काम करेंगे तो तुरंत सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले लेगा। सुप्रीम कोर्ट कहेगा तुम ये काम क्यों कर रहे हो बताओ। जैसे मान लीजिए हमारे संविधान में ना, हमारे संविधान में अनुच्छेद 21 के अंतर्गत हमको जीवन का अधिकार मिला है। कौन सा अधिकार मिला है हमको? हम लोगों को ना जीवन का अधिकार मिला है। तो जब हमें जीने का अधिकार मिला हुआ है मेरे दोस्त, तो ये बताओ, तो जो व्यवस्थापिका जो संसद होगी ना, ये मान लीजिए कानून बना दी कि अब जिसको सरकार चाहे उसको गोली मार दे, अब जिसको भी सरकार चाहे उसे गोली मार दे, ऐसा कानून बना दिया संसद ने, ठीक है ना। अब उसके कानून का पालन करने के लिए प्रधानमंत्री ने आदेश दे दिया, अब जिसको भी देखना ना, जो भी है उसको गोली मारने का आदेश दे दो। तो नहीं मेरे दोस्त, फिर सुप्रीम कोर्ट ना उस पर हस्तक्षेप करेगा, कहेगा ये कौन सा कानून होता है बताओ, हमारे संविधान ने अनुच्छेद 21 में लोगों को जीवन का अधिकार दिया है और तुम उसको मार क्यों दोगे। तो ये मेरे दोस्त ना, हर एक अंग दूसरे पर क्या लगाता है? अंकुश, कि तुम ऐसा काम मत करो। दूसरा, तीनों अंग अपने परिभाषित क्षेत्राधिकार के अंतर्गत काम करते हैं। बिल्कुल मेरे दोस्त, देखो जो सुप्रीम कोर्ट होगा वो तो न्याय करने का काम करेगा ना। अब ये तो वोट मांगने निकल नहीं जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के जज महोदय, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जज का काम केवल क्या है मेरे दोस्त? न्याय करना। यह प्रावधान भारतीय नागरिकों के अधिकारों और आजादी की रक्षा करता नहीं मेरे दोस्त, ये अधिकारों की आजादी तो हमारे भारतीय संविधान के भाग 3 में है, ठीक है ना। यहां शक्तियों के बंटवारे का रिलेशन इससे कुछ भी नहीं होगा। अगला लिखा है कि यह प्रावधान केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सुगम अरे यहां पर हम फिर क्या कर दिए, यहां पर फिर क्या कर दिया हाँ ठीक है, यहां पर हाँ देखिएगा एक बार फिर से, सॉरी। यहां पर ये बिल्कुल ये हमारे संविधान की क्या करेंगे, ये लोग हमारे संविधान की क्या करेंगे? नहीं नहीं दोस्त, ये भी यहाँ पर हाँ ठीक है, ये देखना, ये वाला क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और यह प्रावधान केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में लेन देन, ये भी गलत हो जाएगा, याद रखना। केवल 1 और 2 यही दोनों सही हो जाएगा। इट मीन्स 1 विल बी द राइट आंसर, ठीक है ना। ये दोनों क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि ये तो मेरे दोस्त भाग 3 में दिया गया है और भाग 3 में शक्तियों का बंटवारा का उल्लेख नहीं किया गया है, ठीक है ना। शक्तियों के बंटवारे का उल्लेख भाग 3 में नहीं किया गया है। शक्तियों का बंटवारा तो 7वीं अनुसूची में की गई है ना, 7th शेड्यूल में की गई है, 7वीं अनुसूची में। तो सी और डी गलत हो जाएगा, केवल ए और बी आपका सही होगा, अर्थात 1 विल बी द राइट आंसर। ये बात आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन का जरा जवाब देना, अगले प्रश्न का उत्तर कौन विद्यार्थी सही तरीके से देने वाला है। हाँ बिल्कुल, एक वाला ध्यान रखना, ए ही सही होगा, ठीक है ना। हाँ सही, एक ही सही होगा। समझ में नहीं आया? समझ में नहीं आए का मतलब मैंने ये कहा ना कि देखो हमारे संविधान में ना कि जितना काम कार्यपालिका का होगा, अब जैसे कार्यपालिका जो हमारे देश में होती है ना, इस कार्यपालिका में सारे मंत्री होते हैं। क्या होते हैं? सारे मंत्री होते हैं, जैसे प्रधानमंत्री हो गए, रक्षा मंत्री हो गए, गृह मंत्री हो गए, वित्त मंत्री हो गए, ठीक है ना। अब इन मंत्री का काम क्या है आप बताओ? कार्य करना ना। कार्य करना का मतलब होता है कृषि मंत्री का काम होगा किसानों के लिए काम करे, सड़क मंत्री का काम होगा सड़क बनाने के लिए काम करे, रक्षा मंत्री का काम होता है रक्षा का कार्य करे। तो ये तो कार्यपालिका का काम डिसाइड हो गया ना कि तुम यही काम करना। दूसरी बात मैंने आपको बताई, ये हो जाता है व्यवस्थापिका। जो व्यवस्थापिका होती है जिसको हम लोग विधायिका कहते हैं ना। अब जैसे विधायिका में हमारे देश के लिए कानून कौन बनाता है? संसद बनाती है ना। जैसे कौन सा कानून? मान लीजिए संसद ने कानून बना दिया कि अगर आप हेलमेट नहीं पहनोगे तो आपके ऊपर 500 रुपए का चालान हो जाएगा। तो संसद ने ये कानून बना दिया कि 500 रुपए चालान कर देना। तो ये कानून को लागू कौन करवाएगा? कार्यपालिका। भाई पुलिस वगैरह वाले ही तो करेंगे ना। लेकिन अगर ये कानून गलत होगा ना, तो जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट होते हैं ना, न्यायालय वाले, ये न्यायालय वाले न्याय देने का काम करेंगे, ये न्यायपालिका हो जाती है। ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो जो शक्ति है ना हमारे संविधान में, हमारे संविधान में शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया है। लिखा हुआ है ना कि ईच ऑर्गन कंट्रोल्स द अदर ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। बिल्कुल मेरे दोस्त, ये अब सुप्रीम कोर्ट व्यवस्थापिका के ऊपर कंट्रोल करेगी, व्यवस्थापिका कार्यपालिका के ऊपर कंट्रोल करेगी। तो मतलब सबका अधिकार निश्चित है। लिखा हुआ है तीनों अंग अपने परिभाषित क्षेत्राधिकार के अंतर्गत काम करते हैं, बिल्कुल। लेकिन यहाँ शक्तियों के बंटवारे की बात की गई थी, ठीक है ना। यहाँ पर अधिकार की बात नहीं की गई है। अधिकार किसको मिलेगा? अधिकार तो जनता को मिलेगा ना। अधिकार तो किसको मिलेगा? अधिकार तो नागरिक को मिलेगा ना। तो ये मेरे दोस्त ना शक्तियों का बंटवारा केवल कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका के बीच किया गया है, ठीक है ना। और लिखा हुआ है यह
प्रावधान केंद्र और राज्य सरकार के बीच में सुगम लेन देन, मतलब रुपए पैसे का लेन देन को सुगम बनाता है, ऐसी कोई बात नहीं होती, ठीक है ना। केवल ए और बी करेक्ट होगा। ठीक, क्लियर हो गया कि नहीं, समझ में आया? एक बार बताना, क्लियर हो गया ना, समझ में आ गया ना, एक बार बताना, ठीक है ना। तो ये बात आप लोग अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अच्छा, शमशाद जी वेरी गुड भैया, शमशाद जी वेरी वेरी स्वागत है, बहुत बहुत आपका स्वागत है, ठीक है ना। निर्मला जी गलत हो गया मेरा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल एकदम परेशान मत होइए, अभी सही होगा सारे विद्यार्थी का। चलो नेक्स्ट प्रश्न का जवाब आप लोग एक बार अब इसका पढ़ो। अब ये तो आप लोग कर लोगे ना, ये तो एकदम आसान प्रश्न है, इसको मैं ना एकदम आसान प्रश्न में रखता हूं, ये किसी का गलत नहीं होगा। बताना मुझे, आजीविका पर चर्चा करते हुए सामाजिक विज्ञान की एक शिक्षिका से यह उम्मीद की जाती है, किस पर चर्चा करना है? आजीविका पर। आजीविका का मतलब होता है अरे रोजी रोटी पर चर्चा करना है, अरे रोजी रोटी का मतलब अपने नौकरी पर चर्चा करना है, जिसके द्वारा तुम लोग पैसा कमाते हो, इसे कहते हैं आजीविका। मतलब ऐसा काम जिसको करने से हमारा पेट भरे, हमें पैसा मिले, हमें रोजी रोटी मिले, उसे हम आजीविका कहते हैं। तो आजीविका पर चर्चा करते हुए सामाजिक विज्ञान की एक शिक्षिका से क्या उम्मीद की जाती है? बताओ क्या चर्चा करेगी? घर के काम पर चर्चा ना की जाए, ठीक है ना, घर के पर चर्चा ना की जाए, हाँ ठीक है, घर पे चर्चा ना करो। सिर्फ पुरुष मजदूरों के मुद्दों को प्रस्तुत किया जाए, अरे क्यों, महिला मजदूर नहीं होती? महिला भी तो मजदूर होती है ना। केवल नियमित वेतन भोगी पर काम पर बल दिया जाए, बिल्कुल ये भी गलत हो जाएगा। जहां केवल लग गया, जहां सिर्फ लग गया, उसको तो तुम लोग ना डिलीट कर दो, उसको तुम लोग ना गर्दे के तरीके उड़ा लो। लिखा हुआ है ना, आप क्लास में किस पर चर्चा करोगे? लोग किन विभिन्न तरीकों से अपनी आजीविका चलाते हैं उसका वर्णन करो। बिल्कुल मेरे दोस्त, हमारे भारत देश में, हमारी दुनिया में लोग अपना पेट पालने के लिए, जैसे देखो लोहार लोहे का काम करता है, सुनार सोने का काम करता है, कुछ लोग सड़क खोदने का काम करते हैं, कुछ लोग स्कूल में मास्टर हैं, कुछ लोग हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं। मतलब मेरे दोस्त, जब आप लोग ना विभिन्न तरीकों का चर्चा करोगे कि लोग अपना पैसा कमाने के लिए, अपना पेट पालने के लिए कौन कौन सा व्यवसाय, कौन कौन सी आजीविका अपनाते हैं, जब उस पर मेरे दोस्त चर्चा करोगे ना, तो आजीविका के बारे में बच्चा बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएगा, ठीक है ना। तो डी उत्तर ही आप लोगों ने लगाया है, मुझे पूरा भरोसा है डी उत्तर हो जाएगा। रेखा ने डी दे दिया, लक्ष्मी का भी डी आ गया, शमशाद जी ने भी दे दिया, प्रदीप का, निर्मला का, प्रियंका का, संतोष का, नवनीत जी का, उर्मिला का, सुशीला, भोलन जी का, वेरी वेरी गुड, बहुत बहुत शानदार मेरे दोस्तों, बहुत बहुत शानदार आप लोगों ने उत्तर दिया है। अगले क्वेश्चन का जवाब दो जरा, नेक्स्ट प्रश्न का उत्तर दीजिएगा, इसको जरा ध्यान पूर्वक पढ़ना, ठीक है ना। देखो ये पेडागोजी के क्वेश्चन है, ठीक है। लिखा हुआ है मेरे दोस्त कि हम सामाजिक ज्ञान अध्यापन हेतु अंतः शास्त्रीय उपागम का उपयोग करते हैं। अब आप कहोगे सर अंतः शास्त्रीय उपागम क्या होता है, ये मुझे बता दो। तो देखो दोस्तों, अंतः शास्त्रीय उपागम का मतलब होता है, जैसे देखो एक तो सब्जेक्ट होता है जिसका नाम होता है भूगोल, जिसको कहते हैं जियोग्राफी। जियोग्राफी में आप क्या पढ़ते हो? जियोग्राफी में आप चट्टाने पढ़ते हो, मतलब रॉक्स पढ़ते हो, रॉक्स के अलावा मिनरल्स पढ़ते हो, मिनरल्स का मतलब खनिज पढ़ते हो, खनिज का मतलब लोहा, सोना, तांबा, चांदी, कोयला, इसके सब के बारे में पढ़ते हो ना। वहीं दूसरी तरफ एक विषय है जिसका नाम हो जाता है अर्थशास्त्र। अब अर्थशास्त्र में भी तो आप लोग क्या पढ़ोगे? जिससे पैसा आए, तो पैसा किससे आएगा? उद्योग से, इंडस्ट्रीज से। तो उद्योग किसका लगता है? आयरन स्टील प्लांट, मतलब लौह इस्पात उद्योग लगता है, कोयला उद्योग लगता है। लेकिन कोयला वगैरह और लोहा वगैरह तो भूगोल में भी पढ़ते हो ना, और लोहा और कोयला वगैरह अर्थशास्त्र में भी पढ़ते हो। तो एक अंतः शास्त्रीय विषय तैयार हो जाता, जिसको आप लोग क्या कहते हैं? जिसको आप लोग कहते हैं आर्थिक भूगोल। बात समझ गए ना? एक नया विषय बन गया कि नहीं, आर्थिक भूगोल। मतलब इसमें अर्थशास्त्र भी शामिल हो गया, इसमें भूगोल भी शामिल हो गया। बात समझ गए? तो लिखा हुआ मेरे दोस्त कि पाठ्यक्रम का अध्यापन पूर्ण हो गया है, इसको सुनिश्चित कर दे। नहीं, अध्यापन कार्य कभी पूर्ण नहीं होता, अध्यापन कार्य कभी पूर्ण नहीं होता, क्योंकि बच्चा हमेशा सीखता रहता है। दूसरा,
विषयों की सीमा में अधिगम को समर्थ बनाना नहीं, विषय की सीमा में अधिगम नहीं होता है। विषय को आप लोग बाहरी दुनिया से जोड़ते हो ना, विषय तो असीमित है। अब आप पर्यावरण को, अब आप एनवायरनमेंट को क्या सीमा में बांध सकते हो? आप सीमा में नहीं बांध सकते हो ना, वो तो असीमित अधिगम है ना। असीमित अधिगम सिखाओ, कभी सीखने की सीमा मत निर्धारित करो। अगला, विषयों में परस्पर संबंधों और परस्पर निर्भरता को स्पष्ट करवाने में बिल्कुल। इस प्रकार आप क्या स्पष्ट कर पाओगे कि अर्थशास्त्र जो है वो भूगोल पर निर्भर है, और भूगोल किस पर निर्भर है? इकोनॉमिक्स पर निर्भर है, क्योंकि अर्थशास्त्र का प्रयोग भी ज्योग्राफी में होता है और ज्योग्राफी का प्रयोग भी इकोनॉमिक्स में होता है। तो दोनों विषय का क्या है? परस्पर संबंध हो जाता है। ठीक। दूसरा, एक ही प्रकरण को सामाजिक विज्ञान के विभिन्न कोणों से देखना। बिल्कुल मेरे दोस्त, एक ही प्रकरण को विभिन्न सामाजिक दृष्टिकोणों से देखना। जैसे देखो, हमारे जो विद्यार्थी हैं, जब उनको आप गिनती पढ़ाते हो, जब आप उनको टेबल पढ़ाते हो, तो पहला नंबर तो उनको टेबल अपने आप याद हो जाएगा, उसको सीख जाएंगे, वो बात अलग है। लेकिन जब भी मैथ पढ़ाओगे ना, तो मैथ में जब उनको पढ़ाते हो एडिशन मतलब जोड़ करना, तो क्या बनाओगे? एक सेब प्लस एक सेब बराबर यहां क्या बन जाएगा? 2 सेब बन जाएगा ना। तो पहला नंबर तो आप लोग इसमें गणित भी सिखा दे रहे हो बच्चों को, और दूसरा साथ साथ में आप लोग पर्यावरण भी बच्चों को सिखा रहे हो। मतलब आप गिनती के साथ में एनवायरनमेंट भी आप कैसे कितना बेहतर तरीके से, क्योंकि जो सेब है, जो एप्पल है, ये तो एनवायरनमेंट का अंग है ना, पर्यावरण का अंग है ना। और टेबल भी आपने सिखा दिया बातों ही बातों में। तो मेरे दोस्त, सामाजिक विज्ञान को विभिन्न कोणों से देखा जाता है, ये बात ध्यान रखना। सी एंड डी विल बी द राइट आंसर। जितने प्रिय विद्यार्थी ने 4 ऑप्शन को सिलेक्ट किया है ना, उनका उत्तर 4 क्या हो जाता? एकदम लाजवाब। कितने लोगों ने 4 दिया, जरा मुझे बताना तो, कितने लोगों का 4 आया? और अगर समझ में आ रहा हो तो एक बार आप लोग थम्स अप कीजिएगा। तो रामरती जी, गीता कुमारी, प्रदीप का, उर्मिला का, लक्ष्मी का, रितु यादव का, शमशाद जी, कंचन गुप्ता, प्रियंका, विवेक कुमार, वेरी गुड, बहुत बहुत शानदार मेरे दोस्तों, बहुत बहुत शानदार। आप सारे विद्यार्थियों का डी आंसर आया, वेरी वेरी गुड, शानदार तरीके से आंसर देते जाओ। तो अगले प्रश्न का उत्तर आप लोग पढ़ना, ये भी ध्यान से पढ़िएगा। देखो, क्योंकि मैंने आपको बताया था इसमें ना 40 नंबर का क्या आता है, 14 मार्क्स के आते हैं। आपका तो एसएसटी का हो जाएगा, लेकिन 20 क्वेश्चन आपको पता है पेडागोजिकल है ना, तो इसको आपको अच्छे तरीके से सीख लेना है। क्योंकि पेडागोजी की कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, इन्हीं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को अगर ढंग से आप कर लोगे ना, तो उसी पर बेस्ड रहते हैं सारे। देखो क्या लिखा हुआ है मेरे दोस्त, लिखा हुआ है कि श्रेष्ठ विकल्प का चयन कीजिए जो यह सिद्ध करता है कि क्यों सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के समय कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। देखो दोस्तों, कभी भी ना, अगर आप अपने क्लास में कभी भी आप अध्यापक बन जाना, तो आप लोग क्या करोगे? बच्चों को कैसे पढ़ाओगे पता है? सबसे पहले जैसे मान लीजिए आप बच्चों को गाय के विषय में पढ़ाने जा रहे हो, ठीक है? तो सबसे पहले गाय के विषय में पढ़ाने से पहले क्या करना है? एक सामाजिक विज्ञान का जो शिक्षक होगा, वो सबसे पहले बच्चों से गाय से संबंधित प्रश्न पूछेगा। क्यों प्रश्न पूछेगा? इससे ये पता चल पाएगा कि क्या बच्चा गाय के बारे में कुछ जानता है या नहीं जानता। क्या बच्चा गाय के बारे में कुछ जानता है कि नहीं जानता? अगर कुछ भी बच्चा उत्तर दे देगा गाय के बारे में कि उसकी पूंछ होती है, उसका कलर सफेद काला होता है, उसके 4 पैर होते हैं, अगर ये उत्तर दे रहा है, तो आप ना, आपके पास जो ज्ञान है, उस ज्ञान को बच्चों ने जो प्रश्न का उत्तर दिया है उसी से जोड़ करके जब आप पढ़ाओगे ना, तो बच्चा चीजों को ज्यादा सीख पाएगा। तो इसी में कह रहा ना कि सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के समय कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। और साथ साथ में ना, बच्चों को जब आप पढ़ा लो तो बच्चों से भी बीच बीच में पूछते रहना चाहिए कि अगर आपको कहीं पर कोई डाउट है तो आप भी प्रश्न पूछ सकते हो। बच्चों को भी हमेशा ये कहते रहना चाहिए, प्रोत्साहित करते रहना चाहिए कि बच्चा, अगर तुम्हारे मन में कोई डाउट है तो आप प्रश्न पूछ सकते हो। इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? प्रश्न बच्चों की जिज्ञासा को बढ़ाते हैं। बिल्कुल मेरे दोस्त, ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। अगर आप बच्चों से प्रश्न पूछोगे या बच्चा आपसे प्रश्न पूछेगा, तो बच्चों में कुछ एक्स्ट्रा जानने की जिज्ञासा बढ़ती है। दूसरा, बच्चों को इसका एहसास कराया जा सकता है कि उनमें बुद्धि की कमी है। अरे यार, क्या बात करते हो? मतलब अब तुम ये बताओगे कि बच्चे में बुद्धि की कमी है, बच्चा तुमसे ज्यादा विद्वान है, ठीक है ना? बच्चा वैज्ञानिक होता है, बच्चा वैज्ञानिक होता है, तुम तो टेंशन में हो। अब तो तुम्हारी उम्र ज्यादा बड़ी हो रही है ना,
अब तो नौकरी का प्रेशर है ना, अब तो तुम टेंशन में हो ना, तुम अब ज्यादा अच्छी चीजें नहीं सीख सकते हो ना, लेकिन बच्चा वैज्ञानिक है, वो सीखेगा। उसे तुम मत सिखाओ कि उसके पास बुद्धि की कमी है, उसके पास बुद्धि का भंडार है। अगला देखो प्रश्न, अधिगम को पारस्परिक क्रियाओं द्वारा आगे की ओर ले जाते हैं तथा संकल्पनात्मकता की स्पष्टता को बढ़ाते हैं। बिल्कुल मेरे दोस्त, ये भी आपका क्या हो जाएगा, सी भी सही हो जाएगा। और बच्चे भाषा संबंधी कौशलों के अभ्यास की आवश्यकता को समझते हैं, ये भी सही हो जाएगा। ए, सी एंड डी विल बी द राइट आंसर। जितने प्रिय विद्यार्थी ने 3 ऑप्शन को सिलेक्ट किया है, उन सारे विद्यार्थियों का 3 विल बी द राइट आंसर। कितने लोगों ने 3 आंसर दिया है जरा मुझे बताना। तो प्रियंका ने दिया, सुशीला ने दिया, स्वीटी कुमारी, लक्ष्मी जी वेरी गुड, मनीषा जी ने, कंचन जी ने, शेवा कुमारी जी ने, शमशाद जी ने, वेरी गुड। सी विल बी द राइट आंसर। क्लियर। लालजी तिवारी जी, बहुत बढ़िया भैया, लालजी तिवारी जी। प्रीति पाठक जी, बिल्कुल भैया। अन्या जी एकदम। चलो अब आ जाओ अगले प्रश्न पर, आ जाओ आप लोग। अगले प्रश्न का जवाब आप लोग शानदार तरीके से जरा दीजिएगा, इसको भी आप लोग पढ़ लो। तो समझ में आ रहा हो तो एक बार आप लोग थम्स अप जरूर कर देना, ठीक है ना। समझ में आ रहा हो तो आप लोग एक बार थम्स अप जरूर कर देना। अगला प्रश्न आप लोगों से क्या पूछ रहा है मेरे दोस्त, जरा पढ़ो। इसमें लिखा हुआ है ना कि निम्नलिखित में से कौन से सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के समय समानता की चर्चा के उद्देश्य हैं। देखो, शिक्षण के समय जब आप एक अध्यापक हैं और आप बच्चों को सामाजिक विज्ञान एसएसटी पढ़ा रहे हैं, मतलब बच्चों को आप जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स आप पढ़ा रहे हैं, तो बताइए उसमें एक चैप्टर होती है समानता, और समानता चैप्टर तो पॉलिटी का विषय है ना, पॉलिटिकल साइंस का विषय है ना, राजनीति विज्ञान का विषय है ना समानता। कि मतलब चाहे महिला हो चाहे पुरुष सब समान है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर सब समान है, क्योंकि सब इंसान है। तो समानता के पर चर्चा करने का उद्देश्य क्या होगा बताओ। अधिगमकर्ताओं के साथ गरिमा संबंधित मामलों को संबोधित करना। बिल्कुल मेरे दोस्त, बिल्कुल। क्योंकि हर एक इंसान की अपनी गरिमा होती है, हर एक इंसान का अपना गौरव होता है, हर एक इंसान की अपनी प्रतिष्ठा, अपना सम्मान होता है। तो मेरे दोस्त इसीलिए समानता इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि सबके गरिमा और प्रतिष्ठा की बात की जानी चाहिए। ये बात आपको याद रखना है। तो पहला नंबर आप अधिगमकर्ताओं को, अधिगम कौन कर रहा है, बच्चा अधिगम कर रहा है ना, सीखता कौन है, बच्चा सीखता है ना। तो बच्चों के साथ में मेरे दोस्त गरिमा के मामले के बारे में बताओ। दूसरा नंबर ध्यान रखना, अधिगमकर्ताओं को प्रत्येक व्यक्ति का सम्मान करने के प्रति संवेदनशील बनाना। बिल्कुल मेरे दोस्त, जिस बच्चों को आप शिक्षित कर रहे हो ना, उस बच्चे को ये बताओ कि अपने से बड़ों का, अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। दूसरा, सभी भिन्नताएं जीवन में अत्यावश्यक हैं, यह समझाना। अरे नहीं, देखो सभी भिन्नताएं जीवन में आवश्यक नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे ये बताओ, अगर गरीबी एक साइड कर दो और एक साइड अमीरी कर दो तो ये तो भिन्नता हो गई ना। तो क्या ये भिन्नता आवश्यक है? क्या गरीबी और अमीरी का होना जरूरी है? नहीं मेरे दोस्त। जो आपके महिलाएं होती हैं और जो आपके पुरुष होते हैं, क्या महिला और पुरुष में भेदभाव करना आवश्यक होता है क्या? नहीं। सभी भिन्नताएं जीवन में आवश्यक नहीं होती, ये बुराई होती है। संविधान में प्रतिस्थापित मूल्यों को आत्मसात कराना। बिल्कुल मेरे दोस्त, संविधान में ना जैसे अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ है कि सभी को विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण मिलेगा, तो विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। देन ए, बी और डी विल बी द राइट आंसर। जितने प्रिय विद्यार्थी ने ऑप्शन नंबर 4 को सिलेक्ट किया है, उनका उत्तर हो जाएगा एकदम शानदार, एकदम लाजवाब, एकदम बेहतरीन। तो कितने विद्यार्थियों ने डी ऑप्शन को सिलेक्ट किया है, कितने विद्यार्थियों ने 4 ऑप्शन को सिलेक्ट किया है, जल्दी मुझे बताना, ठीक है ना। थोड़ा मिस्टेक शमशाद जी, कोई बात नहीं भैया। दीपक ठाकुर जी स्वागत है आपका। दीपक ठाकुर जी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग भैया जी, बहुत बहुत स्वागत है। रेशमा जी बिल्कुल, गीता कुमारी, महिमा जी ने, विजय कुमार ने, प्रियंका जी ने, लक्ष्मी का, ठीक है ना, उदय शर्मा जी का, रितु का, सभी लोगों का उत्तर आ गया डी। वेरी वेरी गुड। अच्छा अगले प्रश्न पर आओ। क्लियर तो हो रहा है ना, समझ में तो आ रहा है ना। अगर समझ में आया करे ना तो बीच बीच में एक बार आप लोग जरूर थम्स अप किया करना। अगले प्रश्न का जवाब देना जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, इसमें लिखा हुआ है ना कि निम्नलिखित में से किनको भारत की सांस्कृतिक विविधता विद्यार्थियों को समझाने में सहायता हेतु अर्थपूर्ण तरीकों के रूप में माना जा सकता है। इनमें कह रहा निम्नलिखित में से किनको भारत की सांस्कृतिक विविधता। अब आप कहोगे सर ये सांस्कृतिक विविधता क्या होता है? तो सांस्कृतिक विविधता का मतलब होता है, देखो हर एक भारत के लोगों का पहनावा अलग होता है। जैसे हिंदू धर्म के लोगों का पहनावा अलग, इस्लाम
इस्लाम धर्म के लोगों का पहनावा अलग, सिख लोगों का पहनावा अलग, ईसाई लोगों का पहनावा अलग, तो ये क्या होगा, ये सांस्कृतिक विविधता हो गया। दूसरा, हर लोगों का भोजन खाने का तरीका, भोजन करने का भी तरीका अलग होता है ना, तो इसे भी हम क्या कहेंगे, सांस्कृतिक विविधता। बात समझो ना। उसके बाद में लोगों का बोलचाल जो होता है वो भी अलग होता है ना, उसे भी हम क्या कहेंगे, सांस्कृतिक विविधता। लोगों का उठना बैठना, लोगों का रहन सहन, और साथ साथ में लोगों का जो पर्व होता है, लोगों का जो त्योहार होता है ना, ये सभी अलग अलग होते हैं ना, इसी को हम लोग सांस्कृतिक विविधता कहते हैं। और बेसिकली आप ये जानो, सांस्कृतिक विविधता का मतलब होता है जितने चीजों का निर्माण मानव ने किया है उसमें विविधता, उसे सांस्कृतिक विविधता कहते हैं। तो अब आप लोगों को ना सांस्कृतिक विविधता के बारे में विद्यार्थियों को समझाने में सहायता हेतु अर्थपूर्ण तरीकों के रूप में किसको माना जा सकता है, बताओ कौन कौन सा चीज आपको दे दिया जाए कि आप बच्चों को पहनावे के बारे में, भोजन में विभिन्नता के बारे में, बोलचाल में, पर्व और त्योहार के बारे में, विविधता के बारे में आप बच्चों को समझा सकते हो। पहला जरा सुनिएगा, लिखा है मेरे दोस्त कि संस्कृति के भिन्न भिन्न आयामों पर छोटे छोटे समूह वाली परियोजनाओं के द्वारा। बिल्कुल, परियोजना की बात आ जाए तो उसे तुरंत सही कर दो। अगर परियोजनाओं की बात आ जाए ना तो आप लोग तुरंत उसको सही कर देना, एकदम टाइम मत लगाना। और अगर समूह बनाने की बात आ जाए ना तो ग्रुप एक्टिविटी, बिल्कुल बच्चों से ना ग्रुप एक्टिविटी करवाओ, क्योंकि इसमें बच्चों में सामाजिकता का विकास होता है। सारे बच्चे एक साथ में बैठ करके एक्टिविटी करेंगे, उससे सामाजिकता का विकास होगा। और योजना करने के लिए दोगे, परियोजनाएं दोगे, प्रोजेक्ट वर्क दोगे तो उससे सीखेगा। सामुदायिक पर्वों पर समूह में परिचर्चा, बिल्कुल पहला नंबर तो पर्व और त्योहार आ गया ना। और बात हो गई समूह में परिचर्चा ना, बिल्कुल ग्रुप एक्टिविटी करवाओ जितना करवा पाओ, बी भी सही हो जाएगा। कक्षा में प्रश्न पूछता शिक्षक, नहीं मेरे दोस्त, देखो प्रश्न पूछने से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। ये तो बात यही हुई ना कि आप बच्चों से प्रश्न पूछ रहे हो, कहने का मतलब बच्चों को रटवाए हो। आप प्रश्न पूछ रहे हो इसका मतलब बच्चों को आप रटवाए हो ना, और बच्चों को रटवाना है नहीं, तब इसमें तो दंडित वाली बात हो जाएगी, गलत। कक्षा तथा विद्यालय में खाद्य उत्सव का आयोजन करना, बिल्कुल मेरे दोस्त ये भी सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब खाद्य उत्सव का मतलब होता है ना भंडारे का आयोजन करना, ध्यान रखना, खाद्य उत्सव का मतलब होता है भंडारे का आयोजन करना। खाद्य उत्सव का मतलब होता है भंडारे का आयोजन करना। अब भंडारे में भाई साहब पूरी भी बनेगी, भंडारे में सब्जी बनेगा, भंडारे में रोटी बनेगा, हलवा बनेगा, रसमलाई बनेगा, रसगुल्ला बनेगा, छेना बनेगा भाई साहब। तो जब भंडारे में खिचड़ी भी बनेगी, रायता भी फैलेगा भंडारे में। तो जब विभिन्न प्रकार की चीजें आप लेकर के आओगे तो ये भी इंसान ही बताएगा ना, ये भी मेरे दोस्त कहीं ना कहीं सांस्कृतिक विविधता हो जाती, ये भी आप लोग को अच्छे तरीके से याद रखना। तो आपका कौन सा हो जाएगा, ए, बी एंड डी विल बी द राइट आंसर, अर्थात सेकंड ऑप्शन को आप लोग क्या कर दोगे, एकदम शानदार तरीके से, एकदम बेहतरीन तरीके से आप लोग इसका आंसर क्या करते हो, सिलेक्ट कर देते हो। ये बात आपको अच्छे तरीके से याद रखना है, ठीक है ना। चलो, तो कितने कितने लोगों ने लगाया ये वाला आपका ऑप्शन। चलो अगले प्रश्न पर आइएगा। नेक्स्ट का जरा आप लोग सोच विचार करके दीजिएगा। तो नेक्स्ट का आप लोग शानदार तरीके से सोच विचार करके उत्तर दीजिएगा। रविशंकर का, अपर्णा का, स्वीटी का, लक्ष्मी का, रेशमा जी, बिल्कुल आप सारे प्रिय विद्यार्थी बहुत बहुत शानदार, ठीक है ना। हम लोग भी बनाए थे, बिल्कुल बहुत शानदार, बहुत अच्छा किया था भाई साहब। अगला, अच्छा बताओ नेक्स्ट क्या होगा। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है जरा सुनिएगा। नेक्स्ट आपसे कह रहा है ना मेरे दोस्त, ये क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछ रहा है ना, इसमें लिखा हुआ है कि सामाजिक विज्ञान की एक शिक्षिका, सामाजिक विज्ञान की एक शिक्षिका विभिन्न विद्यार्थियों को प्रायः भिन्न भिन्न कार्य नियत करती है। वह विश्वास करती है कि, मतलब एक अध्यापिका है, एक शिक्षिका है मेरे दोस्त, जो हर विद्यार्थी को, जैसे मान लीजिएगा कि खाद्य उत्सव है, मान लीजिए क्या है, भंडारे का आयोजन करा दिया गया है। अब भंडारे के आयोजन में ना किसी विद्यार्थी से कह दिया गया तुम पानी बांटना, किसी से कह दिया गया तुम पूरी बांटना, किसी से कह दिया गया है तुम सब्जी देना, किसी से कह दिया गया ना तुम वो देना, जो जब से होशियार विद्यार्थी थे, तुम रसगुल्ला बांटना, तुम क्या देना, रसगुल्ला, या जो हलवा मिलेगा हलवा तुम बांटना, ठीक है ना, मिठाई तुम बांटना, गुलाब जामुन। तो मेरे दोस्त ये विभिन्न विभिन्न विद्यार्थियों को अलग अलग कार्य क्यों दिया गया है, क्योंकि हर एक विद्यार्थी में अलग अलग क्वालिटी होती है, विद्यार्थियों में विभिन्न वैयक्तिक भिन्नताएं होती हैं। अब पता लगा किसी को पानी बांटने के लिए दे दिए हो और उसे सब्जी बांटने के लिए दे दिया गया, और सब्जी वो अपने ऊपर गिरा ले, और उसके बाद में जिसको देने गया है सब्जी उसके ऊपर भी गिरा दे, तो ये गलत हो जाएगा। हर एक विद्यार्थी में अलग अलग क्वालिटी होती है, इसलिए हर एक विद्यार्थी को अलग अलग कार्य दिया जाता है। इसका मतलब मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, सेकंड विल बी द राइट आंसर। दूसरा ऑप्शन आप लोग का क्या हो जाता है, एकदम लाजवाब। सेकंड आंसर क्या हो जाएगा आपका, एकदम सही हो जाएगा।
कितने लोगों ने सेकंड को दिया है जरा मुझे बताना। सेकंड कितने लोगों ने दिया है? सेकंड दिया है ना, रीमा ने दिया है, शमशाद ने दिया है, उदय ने दिया है, लक्ष्मी का, रेशमा का, भोलन का, चंद्रकला का, प्रदीप का, रमारती का, बिल्कुल प्रीति का, स्वीटी का, लोकेश सैनी का। बहुत बहुत शानदार मेरे दोस्तों, बहुत बहुत वेरी गुड, बहुत बहुत शानदार। चलो अगले प्रश्न पर आइएगा जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब कितने विद्यार्थी देंगे जरा मुझे बताइएगा, ठीक है ना। हाँ मुझे भी लगा था, चंद्र कला कह रही है, अच्छा ठीक है, लगा था ना पर दिए तो नहीं, लगा था पर दिए तो नहीं। अगला देखो 14 नंबर क्वेश्चन का जवाब। इसमें पूछ रहा है कि सामाजिक विज्ञान के विद्यार्थियों को भारत का विभाजन के विषय में पढ़ाते समय निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त होगा, जरा मुझे बताना। तो सामाजिक विज्ञान के विद्यार्थियों को भारत का विभाजन, भारत का विभाजन का मतलब होता है ना, हमारा देश तो 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया था, और आजादी के बाद हमारा भारत देश दो भागों में बट गया था, एक तो पाकिस्तान में और दूसरा भारत में। तो आप अब बच्चों को ये पढ़ाने जा रहे हो कि हमारे देश पे कभी अंग्रेजों का शासन हुआ करता था, मतलब हमारा देश कभी गुलाम हुआ करता था, और बाद में हमें 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली, तब हमारा भारत देश दो भाग में भी बट गया, पाकिस्तान और भारत में। अब जब छोटे से बच्चों को क्लास 6 से लेकर के 8 तक के बच्चों को जब भारत का विभाजन के विषय में पढ़ाओगे तो क्या क्या बता सकते हो। पहला, 1940 की बात हो रही है तो बिल्कुल ये सही हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ये तो 1947 के पहले की बात है ना, और भारत पाकिस्तान 1947 में अलग हुआ था। तो 1940 में जयपुर से प्रकाशित अभिलेखित समाचार पत्र रिपोर्ट को पढ़ना, बिल्कुल मेरे दोस्त आप ना 1947 के पहले की रिपोर्ट आप दिखा सकते हो, क्यों? क्योंकि आजादी 1947 में मिली थी। दूसरा, राज्यों के पुनर्गठन के पश्चात, अब देखो राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ था पता है? 1956 में हुआ था, ये तो आजादी के बाद की बात हो रही है। तो राज्यों के पुनर्गठन के पश्चात तमिलनाडु से केरल चले जाने वाले व्यक्तियों का इंटरव्यू के अभिलेख रिकॉर्ड का उपयोग करना ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये तो 1956 में हुआ था। सी वाला देखना मेरे दोस्त, 1940 में लाहौर से पंजाब में आए लोगों के साक्षात्कार, बिल्कुल ये भी क्या हो जाएगा, ये भी आपका आजादी के बाद पहले का है ना। और अगला, गांधी चलचित्र मूवी दिखाना, गांधी जी भी तो मेरे दोस्त 1947 के पहले अपने देश को आजाद कराने में महत्वपूर्ण रोल अदा किए थे ना। तो भारत की आजादी की बात अगर आपको बताना है तो पहला सी और डी आप लोग बच्चों को बता सकते हो। इट मींस क्या हो जाएगा, इट मींस बी विल बी द राइट आंसर। ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान रखना। गांधी जी वाली चीजें आप बता सकते हो बच्चों को, गांधी जी वाली चीज आप बच्चों को सिखा सकते हो, ठीक है ना। जो भी घटना आजादी के पहले की है उतनी घटना के बारे में बच्चों को आप बता सकते हैं। तो रीमा का हो गया, लक्ष्मी का हो गया, आन्या का हो गया, शमशाद जी का हो गया, सोनिया का हो गया, रेशमा जी, बी हो जाएगा, ठीक है ना। बी होगा दीपक जी, बी के वैरागी जी, बिल्कुल भाई साहब, उर्मिला जी बिल्कुल बी हो जाएगा, अमित जी बिल्कुल बी हो जाएगा, ठीक है ना। अनुराग दुबे, वेरी गुड, शानदार। अगले प्रश्न पर आइएगा जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर आप लोग जरा दीजिएगा शानदार तरीके से। तो इसको एक बार आप लोग पढ़ लो, गौरपूर्वक पढ़ लेना, फिर उत्तर देना। इसमें कह रहा ना कि कल्पना कीजिए कि सामाजिक विज्ञान की कक्षा में भारत में विभिन्न सरकार में दी गई मुफ्त, ये क्या हो जाएगा, मुफ्त मतलब फ्री, विभिन्न सरकारों के द्वारा दी गई फ्री सुविधाओं पर चर्चा हो रही है। चर्चा में क्या होना चाहिए, मतलब यहां कह रहा ना कि आप कल्पना कीजिए कि सामाजिक विज्ञान की कक्षा में बच्चों के साथ ना आज ये चर्चा हो रही है कि कांग्रेस की सरकार थी तो उसने इतने राशन कार्ड बनवा दिए, कांग्रेस की सरकार थी तो हम लोगों को फ्री में राशन मिलता था, कांग्रेस की सरकार थी हम लोग को फ्री में मोटरसाइकिल बढ़ता था। बस समझ लो ना, मतलब जो पिछली सरकारें थी उन सरकारों ने कौन कौन सी मुफ्त में सुविधाएं दी, इस विषय पर आप क्लास में बच्चों के साथ में चर्चा अगर कर रहे हो ना, तो उस चर्चा करने के क्रम में आप बच्चों के साथ में क्या क्या चीजें आप चर्चा कर सकते हो, ये बात आप लोगों से पूछा गया है। तो देखो लिखा है कि चूंकि सरकार ऐसी गतिविधि में संलिप्त है तो सरकारी स्कूल के शिक्षक के लिए कक्षा में ऐसी चीजों पर चर्चा करना उपयुक्त नहीं होगा। अरे नहीं भाई, बच्चों के सामने क्यों नहीं चर्चा करोगे, सब कुछ चर्चा करना पड़ेगा बच्चों के सामने। तो पहला तो हो जाएगा गलत, बच्चों के सामने क्यों नहीं चर्चा करोगे बताओ, बच्चों के सामने तुम्हें चर्चा करना ही पड़ेगा, गलत है। दूसरा, मतलब बच्चों को भी बताओ ना कि सरकार अच्छी होती है कि सरकार बुरी होती है ना, सरकार को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, बच्चों को भी पता चले। दूसरा, विद्यार्थियों को मुफ्त
सुविधाओं के समर्थन या विरोध में अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। बिल्कुल, देखो इसमें बच्चा इन्वॉल्व हो रहा है, याद रखना, बच्चा गुरु है भैया, बच्चा भगवान है आपकी परीक्षा के लिए। जब आप विद्यार्थियों को जो मुफ्त सुविधाएं मिलती हैं उसके समर्थन में या मेरे दोस्त उसके विरोध में, या उसके विरोध में आप क्या कर सकते हैं, बच्चों से ना अपना विचार, जब वो स्वतंत्र विचार देगा बच्चा तो उसके अंदर विचार करने की क्षमता, मतलब सोच कौशल का विकास होगा। आप लोग खुद पूछोगे जब ना कि बताओ जब यहाँ पर चुनाव हो जाता है तो लोगों को फ्री में हैंडपंप दिए जाते हैं, तो ये दिया जाना उचित गलत है, तो बच्चा उस पर विचार करेगा ना, तो बच्चे का सोच कौशल विकसित होगा। दूसरा, शिक्षक सरकारों द्वारा मुफ्त सुविधाएं क्यों दी जानी चाहिए, इसके लिए प्रमाण को उपलब्ध कराने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करना। नहीं भाई साहब, ये प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम प्रमाण लेकर के आओ, बच्चे को प्रमाण मत लाने दो। अगला लिखा है शिक्षक भारतीय संविधान की दृष्टि पर आधारित निष्कर्ष निकालने में विद्यार्थियों की सहायता करना। बिल्कुल मेरे दोस्त, मतलब किन किन स्थानों पर संविधान में ये बात लिखा गया है कि सरकार हमारे लिए क्या क्या कर सकती है, सरकार हमारे लिए कौन कौन सा काम कर सकती है, इसके बारे में बच्चों को के लिए एक अध्यापक उन बच्चों की क्या कर सकता है, हेल्प। क्योंकि एक अध्यापक को हमेशा नौकर के तरीके अपने बच्चों के साथ में उनके हेल्प में लगा रहना चाहिए। क्योंकि देखो बच्चा स्वयं करके सीखता है, लेकिन बच्चे को अगर कोई चीज नहीं आती है तो उनका पुनर्वलन करने के लिए, उनको प्रेरित करने के लिए एक शिक्षक का उत्तरदायित्व होता है कि वो उनको आगे बढ़ाए। देन मेरे दोस्त बी एंड डी विल बी द राइट आंसर। जितने प्रिय साथी ने 4 ऑप्शन को सिलेक्ट किया है उनका 4 उत्तर सही हो जाएगा। कितने विद्यार्थी ने 15th क्वेश्चन का आंसर दिया है जरा मुझे बताना। तो रविशंकर का आया, लक्ष्मी का आ जाया, बिल्कुल, लक्ष्य का भी आ गया, रेशमा का भी आ गया, रीमा का भी आ गया, बिल्कुल सही, आराधना का भी डी हो गया, लोकेश का भी हो गया, मनीषा का भी हो गया। वेरी वेरी गुड दोस्तों, बहुत बहुत शानदार, बहुत बहुत लाजवाब उत्तर आप लोगों ने दिया। अगले प्रश्न का जवाब दो। अब ये वाला तो कठिन प्रश्न है, इस वाले प्रश्न का उत्तर आप लोग कैसे दोगे, और ये मैं देखना चाहता हूं कि कितने लोगों का उत्तर सही हो रहा है, ठीक है ना, कितने लोगों का उत्तर सही हो रहा है ये मुझको शानदार तरीके से देखना, ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान रखना है, बेहतर तरीके से। यहां पर उत्तर अगर आप लोगों से पूछा गया है ना 16 वाला क्वेश्चन, तो इसमें लिखा है कि निम्नलिखित कथनों ए तथा आर पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। क्या करना है, निम्नलिखित कथनों ए तथा आर पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। चलो भैया सही विकल्प का चयन हम लोग कर लेते हैं। क्या हो जाएगा सही विकल्प, जरा आप लोग सुनिएगा। लिखा है कि परंपरागत रूप से, परंपरागत रूप का मतलब होता है प्राचीन काल से, परंपरागत रूप से सामाजिक विज्ञान पाठचर्या में जेंडर संबंधी मतलब समझे ना, लिंग संबंधी, लिंग संबंधी मतलब महिला और पुरुष की बात, किसकी बात हो रही है, महिला और पुरुष की बात हो रही है। तो जेंडर संबंधी मुद्दों के समायोजन में स्त्रियों के उदाहरणों को शामिल करते हैं। बिल्कुल मेरे दोस्त, देखो चूंकि महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम आंका जाता है और हर जगह महिलाओं को छोटा दिखाया जाता है, तो जब छोटा दिखाया जाता है तो तब कब कोई भी किताब अगर छपे, कोई भी पाठचर्या अगर छपे, कोई भी सामाजिक विज्ञान का सिलेबस अगर छपे ना, तो उसमें महिलाओं को आगे बढ़ाने के बारे में ढेर सारे प्रावधान शामिल होने चाहिए। दूसरा लिखा है किसी भी ऐतिहासिक घटना और समकालीन मुद्दों की चर्चा में स्त्री परिप्रेक्ष्य को एकीकृत करने की आवश्यकता है। बिल्कुल मेरे दोस्त, देखो महिलाएं भी मुख्य धारा में आ सके, महिलाएं भी आगे बढ़ सके, इसलिए ये दोनों चीजें जरूरी हो जाती हैं। देन एक विल बी द राइट आंसर। जितने प्रिय साथी ने एक ऑप्शन को चुना है उन सारे विद्यार्थियों का ए विल बी द राइट आंसर। कितने विद्यार्थी ने ए ऑप्शन को सिलेक्ट किया है जरा मुझे बताना। तो किसका किसका ए आया है, रितु का, माला का, भोलन का, प्रदीप का, गीता कुमारी का, लोकेश का, प्रीति का, चंद्रकला। वेरी वेरी गुड, बहुत बहुत शानदार मेरे दोस्त, बहुत बहुत शानदार। अगले प्रश्न का जवाब दो जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, जरा अगले प्रश्न पर विचार करना। ये तो हम एकदम सरल क्वेश्चन मानते हैं, क्यों, ये तो एकदम सरल है ना प्रीति पाठक जी, ये वाला क्वेश्चन तो एकदम सरल है ना, इस वाले का तो उत्तर दे लोगे सभी लोग। रेशमा जी दे लोगे ना, उदय जी बिल्कुल बताओ, लक्ष्मी जी उत्तर सही होगा ना, प्रियंका जी जल्दी बताना, सभी का उत्तर सही होना चाहिए। भारत का राष्ट्रपति मुखिया होता है, बताओ अब तुम लोग। देखो मेरे दोस्तों, अब देखना मेरी बात, ये मान लीजिए हमारा देश हो गया जिसको हम लोग कहते हैं भारत।
अब सुनिएगा, दो बात आप लोग सुनिएगा बहुत अच्छे तरीके से। इस पूरे भारत देश को ना, इसको पूरे भारत को देश भी कहा जाता है, इस पूरे भारत को राज्य भी कहा जाता है। पहला नंबर तुम ये नोट करना, एक देश एक राज्य, तो ये हो गया जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इंडिया। पहला नंबर ये हो गया, इसे देश भी कहते हैं और इसे राज्य भी कहते हैं। इसके अलावा जो उत्तर प्रदेश है, जिसे हम लोग यूपी कहते हैं ना, यूपी को हम लोग राज्य कहते हैं, ये भी राज्य हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो मेरे दोस्त, जो हमारा देश है ना, जो हमारा भारत देश है ना, हमारे भारत देश को कहा जाता है राज्य। और इस राज्य का मुखिया कौन होता है पता है? इस राज्य का मुखिया मेरे दोस्त कौन हो जाता है, ये बात ध्यान रखना है, भारत का राष्ट्रपति। राज्य का मुखिया कौन हो जाता है, राष्ट्रपति। लेकिन सरकार का मुखिया कौन होता है, प्रधानमंत्री। ये पॉइंट आप लोग नोट कर लो, अच्छे तरीके से नोट करिएगा। अगर सरकार का मुखिया पूछे तो सरकार का मुखिया प्रधानमंत्री होगा, लेकिन राज्य का मुखिया कौन हो जाएगा, राज्य का मुखिया राष्ट्रपति होता है। ये बात आप लोग अच्छे तरीके से नोट कर लीजिएगा। सरकार का मुखिया कौन होता है, सरकार का मुखिया होता है प्रधानमंत्री, लेकिन राज्य का मुखिया होता है राष्ट्रपति। और रही बात अगर संसद की मैं बात करूं ना, तो तुम लोग नोट कर लो, हमारे देश में संसद का उल्लेख आर्टिकल नंबर 79 में है, ठीक है। और संसद के कितने अंग होते हैं जानते हो? संसद के 3 अंग होते हैं, इसको भी तुम लोग जल्दी से नोट करना। एक तो राज्यसभा होता है संसद का अंग, दूसरा लोकसभा होता है संसद का अंग, और तीसरा राष्ट्रपति होता है संसद का अंग, याद रखना। और राज्यसभा हमारे संविधान के अनुच्छेद 80 में, लोकसभा हमारे संविधान के अनुच्छेद 81 में, और राष्ट्रपति हमारे संविधान के अनुच्छेद 52 में वर्णित है। ये बात आप नोट कर लीजिएगा। और संसद का उल्लेख हमारे संविधान के अनुच्छेद 79 में, और राज्यसभा 80 में, लोकसभा 81 में, और राष्ट्रपति 52 में वर्णित है, ये ध्यान रखना। लेकिन अगर भारत का मुखिया की बात किया जाए, राष्ट्रपति को, तो ये राज्य का होगा। लेकिन सरकार का मुखिया किसे कहा जाता है? सरकार का मुखिया मेरे दोस्त प्रधानमंत्री को कहा जाता है। ये पॉइंट ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि हमारे देश का सारा काम प्रधानमंत्री करता है। हमारे देश का सारा काम प्रधानमंत्री करता है, तो प्रधानमंत्री वास्तविक मुखिया हो जाता है, ठीक है ना। तो शमशाद जी ए हो गया ना, लक्ष्मी, रितु, लाल जी, कविता, रेशमा, प्रीति, बिल्कुल ये बात आप लोग अच्छे तरीके से ध्यान रखना। प्रदीप कह रहे गलत हो गया, कोई बात नहीं प्रदीप जी, अब की बार सही हो जाएगा, बिल्कुल परेशान मत हो। अब की बार तुम्हारा लल्लन टाप तरीके से ना एकदम बेहतरीन अंदाज में सही हो जाएगा, पक्का। तुम अब की बार देखो सही उत्तर दोगे। क्या लिखा हुआ है ध्यान से सुनिएगा, इस प्रश्न को अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ना। लिखा है कि निम्न में से किस स्थिति में भूमिहीन खेतिहर मजदूर, भूमिहीन खेतिहर मजदूर का अर्थ मैंने आपको बताया था, जैसे हमारे गांवों में किसान होता है ना, और किसानों के पास मेरे दोस्त भूमि होती है, मतलब जमीन होता है, 1 बीघा 2 बीघा 10 बीघा, जिस पर वो कृषि कार्य करता है। लेकिन जब उसने कृषि कार्य में गेहूं का उत्पादन कर लिया, अब गेहूं के दवाई का सीजन आ गया, गेहूं के कटाई का सीजन आ गया, तो वो किसान अपना काम नहीं करता। वो ना, जिनके पास भूमि नहीं है, जो भूमिहीन है, और जो खेतों में काम करने वाले मजदूर हैं, जो मजदूरी पर काम करते हैं मेरे दोस्त, उनको बुलाया जाएगा, तब वो लोग गेहूं को काटेंगे। तो भूमिहीन खेतिहर मजदूर के पाए जाने की संभावना कम है। ये खेतिहर मजदूर कहाँ मिलेंगे बताओ? घर में टोकरी बनाने में, बिल्कुल। जब खेतिहर मजदूरों को खेती में काम नहीं मिलेगा तो वो क्या करेंगे? वो मेरे दोस्त टोकरी बनाएंगे। दूसरा, निर्माण स्थल, अरे जहां सड़क बन रही होगी, जहां पर किसी का घर बन रहा होगा, बेचारे जब खेत में काम नहीं पाएंगे तो किसी के यहाँ गारा मिट्टी करने के लिए चले जाएंगे, तो ये भी इनका काम हो जाएगा। और कपड़ा फैक्ट्री में सुपरवाइजर, मेरे दोस्त ध्यान रखना, ये तो इंडस्ट्री है ना, ये तो कपड़ा फैक्ट्री है ना, तो कपड़ा फैक्ट्री में जो सुपरवाइजर होता ना, ये तो भाई साहब, ये तो कर्मचारी होता है, ये खेतिहर मजदूर का काम नहीं है। खेतिहर मजदूर ये काम नहीं करता, ये तो सुपरवाइजर भाई साहब ने तो किसी कंपनी में काम करते हैं ना, और खेतिहर मजदूर कंपनी में काम थोड़ी ना करता है। और यहाँ पर पूछा गया है कि भूमिहीन खेतिहर मजदूर के पाए जाने की संभावना कम है, तो खेतिहर मजदूर कहाँ नहीं मिलेगा? अब टाटा की कंपनी में पाया जाएगा का? अब अंबानी की कंपनी में मिलेगा? अब क्या खेतिहर मजदूर नहीं मेरे दोस्त। जंगल से लकड़ी चुनने के लिए ये भी खेतिहर मजदूर का काम है। निर्माण स्थल पर घर बनाना हो गया, सड़क बनाना हो गया, वहां पर मिलेंगे। टोकरी बनाने का काम हो गया, ये
ये खेतिहर मजदूर का काम होता है, लेकिन कपड़ा की फैक्ट्री में मेरे दोस्त जो सुपरवाइजर होता है वो मजदूर नहीं होता है। ओनली 3 विल बी द राइट आंसर, ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया था आपसे कि भूमिहीन खेतिहर मजदूर के रूप में पाए जाने की संभावना कम है। तो कितने विद्यार्थी ने 3 उत्तर दिया है, जरा ईमानदारी से आप सारे विद्यार्थी बताना 3 उत्तर देने वाले कितने विद्यार्थी हैं। किसी ने नहीं दिया ना, रविशंकर मौर्य ने उत्तर दिया था, रविशंकर मौर्य ने उत्तर दिया था, रीमा कुमारी ने उत्तर दिया था। क्या यार तुम लोगों ने इतना बेहतरीन उत्तर गलत कर दिया है, इतना उत्तर तुम लोगों ने बेहतरीन उत्तर कैसे गलत कर सकते हो बताओ। इसमें लिखा हुआ ना, देखो तुम्हारी बात सही है, ये बात सही है। देखो ये इसमें एक वाला ऑप्शन, इसमें ना, इसमें भैया इसमें ये तो सब सही है, इसमें एक वाला भी सही है, इसमें 2 वाला भी सही है, इसमें 3 वाला भी सही है, लेकिन इसमें लिखा हुआ है कम संभावना, कम संभावना भैया है। भूमिहर खेतिहर मजदूर क्या नहीं करेगा, तो कपड़ा की फैक्ट्री में सुपरवाइजर, ये कम संभावना हो जाएगी। ये पॉइंट आप लोग अच्छे तरीके से प्लीज इसको शानदार तरीके से आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये गलती मत करो, ये भूल मेरे दोस्त आप लोग मत करिएगा। चलो अगले क्वेश्चन का जवाब जरा दे दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर कितने विद्यार्थी सही तरीके से देंगे, जल्दी बताओ। सोनम जी कह रही मैंने भी उत्तर दिया था, वेरी गुड सोनम जी, बहुत बहुत शानदार। ये तो हम उम्मीद किए थे कि सभी विद्यार्थी का सही हो जाएगा, लेकिन सभी विद्यार्थियों ने ना लगभग लोगों ने कर दिया गलत। ये तो भाई साहब गलत तरीका है। अच्छा अगला बताओ तुम लोग, भोपाल गैस त्रासदी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें और सही विकल्प चुनें। भोपाल गैस त्रासदी क्या होता है? अगर भोपाल गैस त्रासदी के बारे में बात करोगे ना, तो देखो दोस्तों, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल हो जाती है ना। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक्चुअली ना एक कंपनी थी, जिस कंपनी का नाम था यूनियन कार्बाइड। एक कंपनी था मेरे दोस्त ना, जिसका नाम था यूनियन कार्बाइड कंपनी, ठीक है। अब इस यूनियन कार्बाइड कंपनी में ना बहुत सारे मजदूर काम करते थे, लेकिन इस कंपनी में ना अचानक से एक गैस थी खतरनाक, जिसका नाम था मिथाइल आइसोसाइनाइड। नोट कर लो आप लोग, मिथाइल आइसोसाइनाइड नामक एक गैस जो होती है ना, ये बहुत ही जहरीली गैस होती है। कैसी गैस होती है मेरे दोस्त? ये बहुत ही जहरीली गैस होती है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। अब हुआ क्या था, एक साल था 1984, 1984 में ना यूनियन कार्बाइड कंपनी में इसी मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस लीक हो गई। ये गैस निकलने लगी इस कंपनी में। अब जब इस कंपनी में ये गैस निकलने लगी ना, तो वहां जितने मजदूर काम करते थे उनकी नाक तक गया, और सूंघने के परिणाम स्वरूप मेरे दोस्त कम से कम मान करके चलो 2000 से 2500 से ज्यादा लोग क्या हो गए थे, मृत्यु को प्राप्त हुए थे। तो इस भोपाल गैस त्रासदी के संदर्भ में विचार करो। लिखा है 1984 में भारत में पर्यावरण की रक्षा के लिए कोई भी कानून नहीं था। अरे नहीं, ऐसा नहीं है, कानून तो हमेशा था, कानून तो हमेशा था। अरे भैया 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था ना, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया था ना। 1980 में वन संरक्षण अधिनियम आया था ना, वन संरक्षण अधिनियम आया था ना। बहुत सारे एक्ट थे मेरे दोस्त, ये बात ध्यान रखना पर्यावरण से रिलेटेड, ठीक है ना। तो ये बात तो गलत हो जाएगा कि कोई कानून नहीं था, कानून था। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जीवन का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है, और इसमें प्रदूषण मुक्त हवा और पानी का अधिकार भी शामिल है मेरे दोस्त। बिल्कुल याद रखिएगा, हमारे संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार दिया गया है ना, दिया गया कि नहीं? आप लोग मुझे बताओ, मौलिक अधिकार दिए गया है ना भाग 3 में, तो मेरे दोस्त उसमें अनुच्छेद 21। और एक बात ध्यान रखना आप लोग, जो 86वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, जो हमारे संविधान में 86वां संशोधन नहीं हुआ था, इस 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा ना, आप लोग को पता होगा हमारे संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 21A जोड़ा गया था ना, और शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया था ना। याद होगा कि नहीं आप लोग को? बताओ, शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार कब बना था? तो शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार मेरे दोस्त 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा बना था, जब अनुच्छेद 21A जोड़ा गया था अपने संविधान में। तो दूसरा तो सही हो जाएगा, पर ए हो जाएगा गलत मेरे दोस्त। इट मींस क्या हो जाएगा, ए गलत है किंतु बी सही हो जाएगा। जितने प्रिय विद्यार्थी ने 4 ऑप्शन को सिलेक्ट किया है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो संविधान का अनुच्छेद 21 तो था, लेकिन बाद में शिक्षा से संबंधित ना अनुच्छेद 21A जोड़ा गया था, जो शिक्षा के अधिकार से रिलेटेड हो जाएगा ना, जो शिक्षा के अधिकार से रिलेटेड। तो ये बात आपको जानते ही होंगे। लक्ष्मी का, रामरती का, महिमा का, बिल्कुल रेशमा का, उर्मिला का, लगभग सभी विद्यार्थी का उत्तर हो जाता एकदम शानदार, एकदम लाजवाब, एकदम जानदार। अगले प्रश्न का उत्तर
जरा आप बताओ, इसको आप लोग पढ़ो एक बार, तो इसको आप लोग पढ़ो आप लोग शानदार तरीके से, ठीक है ना। 20 नंबर क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थल पर लैंगिक समानता का बोध करवाने में सहायक होगा। मतलब कार्य स्थल का मतलब जानते हो ना, जैसे मान लो आप किसी कंपनी में काम करते हो तो वो कंपनी में महिला भी काम करती है और उस कंपनी में पुरुष भी काम करते हैं, तो वो कंपनी जो हो गई वो महिला और पुरुषों का कार्यस्थल हो गया, ठीक है ना। वो कंपनी क्या हो गया, कार्यस्थल हो गया, जहां पर महिला और पुरुष दोनों मिलकर के काम करते हैं। तो आपको ये बताना है कि उस कंपनी में या उस कार्यस्थल पर जहां ये दोनों काम करते हैं, लैंगिक समानता मतलब महिला को ये ना लगे कि मैं पुरुषों से कम हूं और पुरुषों को ये ना लगे कि मैं महिला से कम हूं, और दोनों को ये महसूस हो सके कि महिला और पुरुष दोनों क्या है, समान है। इसका बोध करवाने में सहायक होगा क्या, इसका बोध करवाने में क्या सहायक होगा बताओ। पहला, शिशु देखभाल केंद्र की स्थापना करना। बिल्कुल मेरे दोस्त, देखो महिलाओं को थोड़ा सा सुविधा तो देना पड़ेगा ना, क्यों, क्योंकि उनको बच्चों को भी पालना होता है। तो जब बच्चों की भी पालना होता तो कंपनी को चाहिए कि अगर मान लीजिए कोई महिला को आपने जॉब पर रखा है और उसकी बेबी हो गया, उसका बच्चा हो गया, तो उसके बच्चों की देखभाल करने के लिए उस कंपनी में ना कम से कम दाई वगैरह होनी चाहिए, स्पेशल कमरा वगैरह होना चाहिए, जहां पर उस बच्चे को अगर भूख लगे, वो बच्चा अगर उल्टा सीधा कोई हरकतें कर दे तो उस कमरे में जा करके वो क्या कर सके, उसको देख सके, ठीक है। तो ये असमानता नहीं, नहीं तो तुमको पुरुषों के लिए भी ऐसा कमरा होना चाहिए। अरे तुमको क्यों चाहिए, ये शिशु की देखभाल तुम थोड़ी ना करते हो, हाँ ये तो करेंगी महिलाएं करती है ना। तुम्हारे ऊपर पोटी कर देगा बालक तो तुमको तकलीफ होने लगेगी कि भाई साहब ये हो गया, तो इसलिए महिलाओं के लिए बिल्कुल व्यवस्था होना चाहिए। समान वेतन, बिल्कुल महिला और पुरुष दोनों समान काम कर रहे हैं तो उनको समान वेतन मिलना चाहिए ना। ये हमारे संविधान के ना भाग 4 में राज्य के नीति निदेशक तत्व है ना, भाग 4 में क्या है, राज्य के नीति निदेशक तत्व दिया गया है ना, जिसको हम लोग डीपीएसपी कहते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ना, जो कि हम लोगों ने आयरलैंड के संविधान से लिया गया है ना। इसमें ना एक अनुच्छेद जोड़ा गया है 39A में लिखा हुआ है ना कि मेरे दोस्त चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, सभी को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा, तो ये भी सही हो जाएगा। दूसरा, महिला कर्मचारियों के लिए कार्य के कम घंटे, अरे नहीं नहीं, काम के कम घंटे नहीं, जितना टाइम महिला काम करे उतना टाइम पुरुष काम करे। अगर पुरुषों को 8 घंटे का 10,000 रुपए मिलता है तो महिलाओं को भी 8 घंटे का 10,000 मिलेगा। ये नहीं कि महिला 5 घंटे काम कर दे तब उनको 10,000 मिलेगा, नहीं 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 नहीं, ये समान कार्य का समान वेतन लिखा हुआ ना, समान काम का समान वेतन। केवल मेरे दोस्त ए और बी राइट हो जाएगा, सेकेंड विल बी द राइट आंसर। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, समानता, ये है लैंगिक समानता। नहीं तो अगर महिला कर्मचारी कम काम करेगी तो पुरुष कर्मचारी कहेंगे नहीं इनको तुम लोग क्यों कम काम दिए हो, ठीक है ना, इनको भी उतना ही काम दो जब उतनी सैलरी देते हो, तो वो असमानता हो जाएगी। और यहाँ बात हो रही है किसकी, समानता की बात हो रही है, ठीक है ना। यहाँ पर समानता की बात हो रही है तो रेशमा का भी, गोविंद शर्मा जी, चंद्रकला वेरी गुड, शमशाद जी वेरी गुड, मनीषा जी, आराधना, माला का, सुषमा का, लक्ष्मी का, सभी विद्यार्थी का बहुत शानदार उत्तर आ रहा है। वेरी वेरी गुड मेरे दोस्तों, बहुत बहुत शानदार आप सारे विद्यार्थी उत्तर दे रहे हैं, एकदम लाजवाब। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर जरा बढ़ो, तो अगले प्रश्न का जवाब जरा आप लोग दीजिएगा। 21वें क्वेश्चन का उत्तर दीजिएगा। 21वां था, ये 20वां था ना, हाँ ये 21वें क्वेश्चन का उत्तर देना। इसमें लिखा है ना कि यदि एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अपने विद्यार्थियों में सीखने एवं समझने की क्षमता विकसित करना चाहती है, मतलब एक एसएसटी की अध्यापिका है जो इतिहास भूगोल वगैरह पढ़ाती है, वो सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका ना वो अपने विद्यार्थियों को चाहती है कि उसका विद्यार्थी ज्यादा से ज्यादा चीजों को सीख पाए और ज्यादा से ज्यादा चीजों को अच्छे तरीके से समझ पाए। यही क्षमता वो अपने विद्यार्थियों में विकसित करना चाहती है, तो उसे निम्न में से किन पर जोर देना चाहिए बताओ। उस शिक्षिका को क्या ऐसा करे या मैं ही ऐसा क्या करूं कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा सीख पाओ, आप लोग ज्यादा से ज्यादा समझ पाओ, मैं ऐसा क्या करूं। लिखा हुआ है सावधानी पूर्वक प्रेक्षण। बिल्कुल मेरे दोस्त, हमको सावधानी पूर्वक पढ़ाना पड़ेगा और बच्चों को सावधानी पूर्वक प्रेक्षण करना पड़ेगा, परीक्षण करना पड़ेगा, बच्चों का ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा कि बच्चा किस स्पीड से सीख रहा है, जल्दी सीख रहा है या धीरे सीख रहा है, या मैं जल्दी जल्दी पढ़ाता हूं तो बच्चा सीखता है या मैं धीरे धीरे पढ़ाता हूं तो बच्चा सीखता है। हमें पहले ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा, विषय वस्तु को तेजी से पढ़ना। अरे नहीं, अभी मैं जल्दी जल्दी
जल्दी पढ़ने लगूं तो आप लोग क्या कहोगे, गुरुजी ये क्या कर रहे हो भाई, धीरे धीरे पढ़ाओ गुरुजी, धीरे धीरे पढ़ाओ। तो जल्दी जल्दी पढ़ने से कुछ नहीं होगा, आराम आराम से सिखाओ बच्चों को। दूसरा, जिसका प्रेक्षण किया है उस पर विचार करना। बिल्कुल मेरे दोस्त, जिस विद्यार्थी का आप ऑब्जर्वेशन कर चुके हो कि इस विद्यार्थी को ये पाठ क्यों नहीं समझ में आ रहा है, यह विद्यार्थी ये लेसन क्यों नहीं सीख पा रहा है, जब आपने उस विद्यार्थी का ऑब्जर्वेशन कर लिया, अब उस पर आप विचार करो कि ये क्या प्रॉब्लम है, अब उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या हो पाएगा। क्योंकि एक पाठ को आपने 10 विद्यार्थी को पढ़ाया, 10 विद्यार्थी में से 9 विद्यार्थियों को समझ में आ गया, एक विद्यार्थी को समझ में नहीं आया, तो आपको क्या करना चाहिए, ऑब्जर्वेशन करो। क्योंकि समावेशी शिक्षा है, उसे क्यों नहीं आया बताओ, वो पागल है, वो बच्चा बुद्धू है, वो बच्चा उल्लू है क्या, वो बच्चा मूर्ख है क्या? कोई भी बच्चा मूर्ख नहीं होता, हर बच्चा होशियार होता है। हर बच्चे की सीखने की क्षमता क्या होती है, अलग अलग होती है, ठीक है ना। बस इतनी सी बात है। दूसरी बात अगर बात करोगे तो जो पढ़ाया गया है उस पर प्रश्न करना। बिल्कुल मेरे दोस्त, आपने जो पढ़ा लिया उस पर अगर आप प्रश्न करोगे अब, तो बच्चा अगर आपको उत्तर देगा तो आप आकलन कर पाओगे कि बच्चा सही तरीके से सीख पा रहा है। अगर आप लोग आकलन नहीं कर पाओगे तो बात गलत हो जाएगी। इट मीन्स मेरे दोस्त 4 विल बी द राइट आंसर। जितने प्रिय साथी ने 4 आंसर को सिलेक्ट किया है उन सारे विद्यार्थियों का 4 वाला आंसर क्या हो जाता है, एकदम लाजवाब। किसने किसने दिया, संगीता जी ने, लालजी तिवारी ने, डी विल बी द राइट आंसर, रेखा का, रेशमा का, सोनम का, महिमा का, लक्ष्मी का, चंद्रकला का, वंदना का, सारे विद्यार्थी का लगभग आ गया है क्या उत्तर, डी विल बी द राइट आंसर। वेरी वेरी गुड, बहुत बहुत शानदार मेरे दोस्त, कतई लाजवाब। समझ में आया हो तो थम्स अप कर दो एक बार, समझ में आया हो तो थम्स अप एक बार कर देना। अब अगले प्रश्न को देखो आप लोग, 22, इसमें क्या रहना, सामाजिक विज्ञान में जो तर्क संगत चिंतन को प्रोत्साहित करता है। सामाजिक विज्ञान में क्या, तर्क संगत चिंतन। ये तर्क संगत चिंतन क्या होता है, तर्क संगत चिंतन का मतलब होता है ना कि जैसे मेरे दोस्त मान लीजिए कि जो सिनेमा हॉल नहीं होता जहां आप लोग मूवी देखने जाते हो, थिएटर जिसको कहते हो ना, थिएटर। अब ये ध्यान रखना, पहला नंबर इस ये थिएटर जो सिनेमा देखने लोग जाते हैं, तो क्या सिनेमा मेरे दोस्त लोगों के जीवन के लिए जरूरी है या लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है, या लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है। तो ये क्या होगा, ये तर्क संगत चिंतन करो ना। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना आजकल सिनेमा आ गया दुनिया को बर्बाद कर दिया, और कुछ लोग कहते हैं ना आजकल सिनेमा आ गया ना लोग बहुत एडवांस हो गए। तो किस तरीके से सीखते हो, कैसा चिंतन करना है, तर्क दो ना कि सिनेमा क्यों बर्बाद कर रहा है तुमको बताओ। जैसे कहते हैं ना लोग, फेसबुक और व्हाट्सएप दुनिया को बर्बाद कर दे रहा है, फेसबुक व्हाट्सएप दुनिया को बर्बाद कर दे रहा है। और कुछ लोग कहते हैं कि आजकल फेसबुक और व्हाट्सएप ने भाई साहब ना दुनिया को बहुत एडवांस कर दिया। तो तर्क दो, क्यों फेसबुक खराब किया है, क्यों व्हाट्सएप खराब किया है, तो कैसे ये तर्क संगत चिंतन को प्रोत्साहित करेगा। पहला लिखा है, एक कक्षा में वाद विवाद में सामाजिक समस्या पर बहस करने के लिए विद्यार्थी प्रमाण लाते हैं। क्या लाते हैं मेरे दोस्त, प्रमाण लाते हैं। बिल्कुल मेरे दोस्त, ये वाला उत्तर क्या हो जाएगा आपका, एकदम लाजवाब। बिल्कुल, वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करो, बच्चे बहस करें ना, चर्चा परिचर्चा होनी चाहिए भाई। आप लोग ऐसे में आप लोग को बैठा दूं, चलो अब तुम लोग चर्चा करो, बताओ फेसबुक क्यों जरूरी है, व्हाट्सएप क्यों जरूरी है। तो जब चर्चा करोगे, जब वाद विवाद करोगे, तो प्रमाण भी लाओगे साथ साथ में। ये देखो इतने लोग बर्बाद हो गए फेसबुक देख करके, आत्महत्या कर लिए, इतने लोगों देख लो IAS PCS बन गए फेसबुक का समाचार पढ़ के, तो आप तर्क दोगे। दूसरा, कक्षा में विद्यार्थियों के प्रश्न पूछने की संख्या पर कोई रोक नहीं है। बिल्कुल, चाहे जितना विद्यार्थी हो उतना प्रश्न पूछे, क्योंकि बच्चों को तो प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए ना। अब बच्चों को रोक लोगे, प्रश्न मत पूछना तुम, तो बच्चा क्या सीखेगा, उसकी तो जिज्ञासा मर जाएगी, और उसकी जिज्ञासा को हमें बढ़ाना है। दूसरा, मुख्यतः उन्हीं विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित करना जो पीछे की बेंचों पर बैठे हैं। अरे भगवान, नहीं भाई, ये तो असमानता हो जाएगी ना क्लास में। आगे वाला बच्चा बैठ करके सोचेगा, अरे गुरुजी, अरे मैडम जी मेरे बारे में तो कुछ सोची थी नहीं, बड़ा उनको आता है, पीछे से पूछ रही है, केवल हम लोगों से पूछती ही नहीं। तो बच्चों में विद्वेष की भावना आएगी कि आखिर मुझसे क्यों नहीं पूछा जा रहा है, ये केवल पीछे ही वाले बच्चों से क्यों पूछा जा रहा है, क्या पीछे वाले बच्चे ज्यादा तेज हैं क्या, ये तो गलत होगा। दूसरा, कक्षा में विद्यार्थियों के बोलने का समय शिक्षक के बोलने के समय के बराबर हो। बिल्कुल मेरे दोस्त, ध्यान रखना, अगर आप शिक्षक हैं, अगर जैसे मान लीजिए मैं लगातार ऐसे पढ़ाता चला जा रहा हूँ, बढ़ाता चला जा रहा हूँ, पता बढ़ाता चला जा रहा हूँ, अगर आप विद्यार्थी हैं, आपको भी उतना बोलने का मौका नहीं मिला, आपको पता लगा समझ में नहीं आ रहा है, मैं केवल हवाबाजी एकदम तीरंदाजी टेलता चला जा रहा हूँ, भाई साहब एकदम ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, ये कर लो, वो कर लो, ये उखाड़ दो, वो उखाड़ दो, तो इससे नहीं होता। जितना शिक्षक बोले उतना विद्यार्थियों को भी बोलने के लिए प्रेरित करना चाहिए। क्यों, क्योंकि शिक्षक ने जो पढ़ाया है वो
विद्यार्थी के समझ में आया कि नहीं, तो ये दोनों लोग जब वार्तालाप करेंगे, जब दोनों लोग चर्चा करेंगे तभी समझ में आएगा। इट मीन्स मेरे दोस्त क्या उत्तर हो जाएगा, ए बी एंड डी विल बी द राइट आंसर। जितने प्रिय विद्यार्थी ने सेकंड ऑप्शन को सिलेक्ट किया है उन सारे विद्यार्थियों का सेकंड विल बी द राइट आंसर। कितने विद्यार्थी ने सेकंड को सिलेक्ट किया जरा मुझे बताना। तो बिल्कुल लक्ष्मी का भी, अपर्णा का भी, सोनम का भी बी आ गया, रेखा का, चंद्रकला का, निर्मला का, लालजी का, वंदना जी का, सौम्या जी, महिमा और आराधना, सभी विद्यार्थी का लगभग उत्तर क्या आ गया है। वेरी गुड, बहुत बहुत शानदार मेरे दोस्तों। अगले प्रश्न का जवाब दो जरा। नेक्स्ट का आप लोग पढ़िएगा। ये 30 क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, परेशान मत होना, ठीक है ना। 30 क्वेश्चन, ये 30 पेडागोजी के क्वेश्चन है, ठीक है। 30 पेडागोजी के क्वेश्चन है, ये 30 क्वेश्चन तक मैं कंप्लीट कराऊंगा। आप लोग परेशान मत होइएगा, बस ऐसे धैर्य पूर्वक बैठे रहो, धैर्य पूर्वक देखते रहो। कोई भी डाउट होगा, कोई भी प्रॉब्लम होगा, आप कमेंट करके मुझसे पूछ लेना, मैं हमेशा हाजिर हूं। मैं थ्योरी भी करवाऊंगा शाम को। आज मैंने 4 PM पर आपके 6 क्लास की NCERT का पूरा मैं आपको कवर करा दूंगा, वो भी जियोग्राफी का, ठीक है ना। वो परेशान मत होइएगा। अगला देखो, लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न सामाजिक विज्ञान की कक्षा में आलोचनात्मक चिंतन कौशल को प्रोत्साहित करते हैं। आलोचनात्मक चिंतन कौशल का मतलब क्या होता है? तो आलोचनात्मक चिंतन कौशल का मतलब भी यही होता है मेरे दोस्त कि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति शराब पीता है, शराब। अब शराब के बारे में आपको सोचने के लिए दे दिया गया, तो अब आप इसकी आलोचनात्मक चिंतन ऐसे किया जाता है ना, शराब की अच्छाइयाँ क्या है, शराब पीने के बाद क्या अच्छा होता है, और शराब पीने के बाद में दोष क्या होता है, गलत क्या होता है। तो जब आप किसी भी चीज की अच्छाई और बुराई दोनों के बारे में सोचते हो ना, तो ऐसे चिंतन को आलोचनात्मक चिंतन कहते हैं। दूसरी बात सुनो, जब आप किसी भी चीज के बारे में अच्छाई भी सोचते हो, वैसे तो सब लोग ना केवल या तो दुनिया के बारे में ना गलत ही नजरिया होता है, अरे ये गलत है, अरे मारो यार इसको कुछ नहीं आता, अरे ये एकदम बेकार हो गया, एकदम बदनाम हो गया, ये कुछ पढ़ता लिखता नहीं, इधर उधर घूमता टहलता रहता है बस। तो केवल एक ही चीज नहीं, आलोचनात्मक चिंतन का मतलब उसमें अच्छाई कितनी है, उसमें बुराई कितनी है, और लास्ट में आप निष्कर्ष बताओ कि अच्छाई ज्यादा है या बुराई ज्यादा है। तो आलोचनात्मक चिंतन कौशल को प्रोत्साहित करते हैं कौन? लिखा है हाल ही में भारतीय संविधान से अनुच्छेद 370 हटा दिया गया। इस एक्ट के पक्ष, अब देखो लिखा है ना, पक्ष और विपक्ष, समझ गए कि नहीं समझ गए, अच्छाई और बुराई, पक्ष और विपक्ष, तो सही हो गया कि नहीं? सो हो गया। आपको मैंने बताया था ना मेरे दोस्त कि 5 अगस्त 2019 को धारा 370 हटा था ना, और धारा 370 तो जम्मू कश्मीर से रिलेटेड हुआ करता था ना, और बाद में इसी जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा छीन लिया गया है। ये अब राज्य नहीं है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के स्थान पर मैंने बताया था 31 अक्टूबर 2019 को 2 केंद्र शासित प्रदेश, 2 यूनियन टेरिटरी, लद्दाख तथा जम्मू एंड कश्मीर बन गया है ना, ये मैंने आप लोग को बताया था। तो सुनो आगे मेरी बात। लिखा है मकर रेखा से कर्क रेखा की ओर सूर्य की गति की व्याख्या कीजिए। गति की क्या करना है आप लोगों को? गति की करना है मेरे दोस्त, व्याख्या करना, ये बात ध्यान रखिएगा। तो व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें कौन सा चिंतन करोगे बताओ मुझे? इसमें तो तुम्हें लिखना है ना, इसमें तुम्हें क्या सोचना है? इसमें तुम्हें सोचना है क्या? इसमें तुम्हें सोचना ही नहीं है, तो तुम आलोचनात्मक चिंतन कहाँ करोगे? व्याख्या मत करो। दूसरा, क्या आप सोचते हैं? लो पहले आ गया सोचना ना, बिल्कुल हम सोचते हैं, तभी तो हम सोचेंगे, तभी तो चिंतन करेंगे ना। तो क्या आप सोचते हैं कि भारत में धर्म के संबंध में स्वतंत्रता का अधिकार सही प्रकार से नियोजित हो पाता है? क्या यह भारत को एक धर्मनिरपेक्ष देश बनाता है? अब आप इस पर क्या करोगे? विचार। अब आप इस पर क्या करोगे? चिंतन करोगे ना। अगला, कितने देशों के साथ भारत अपनी सीमा को साझा करता, उनके नाम लिखिए। इसमें क्या विचार करोगे तुम? इसमें तो कोई भी चिंतन नहीं करना है ना। तो ये मेरे दोस्त आलोचनात्मक चिंतन नहीं हो जाएगा। इसमें केवल आप लिख दोगे कि भारत के पड़ोसी देश हो जाते हैं 7, और 7 की सीमाओं के नाम क्या हैं। इनमें तो केवल आप लोग लिखने का कौशल विकसित होगा ना। इसमें आलोचनात्मक चिंतन कहाँ आया? केवल मेरे दोस्त ए में आलोचनात्मक चिंतन आएगा, केवल मेरे दोस्त सी में आलोचनात्मक चिंतन आएगा। तो जितने प्रिय विद्यार्थी ने ऑप्शन नंबर 2 को सिलेक्ट किया है, उन सारे विद्यार्थियों का 2 विल बी द राइट आंसर। सेकंड उत्तर आप लोग का क्या हो जाएगा? एकदम लाजवाब, एकदम बेहतरीन, ठीक है ना।
तो देखो लगभग उत्तर भी आप लोगों ने दिया, गीतांजलि का, सोनम का, रेखा का, लक्ष्मी का, रितु का, के एम अंजलि जी का, कुमारी अंजलि, वेरी गुड भैया, एकदम शानदार, बहुत ही बेहतरीन। समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना, शमशाद जी समझ में आ रहा है भैया, शमशाद जी जरा बताओ क्लियर हो रहा है ना भैया, जल्दी बताना। अगले प्रश्न पर आप लोग विचार करो। अब ये भी देखो बहुत बहुत ना एक्चुअली में ना, अगर आप लोग ना ध्यान से पढ़ोगे प्रश्न को तो आप गलती नहीं करोगे, लेकिन अपना आप आलोचनात्मक चिंतन विकसित करो, आप अपने माइंड को ना, अपने माइंड को शार्प करो, एकदम एकदम तेज करो दोस्तों। देखो अब आगे सुनो, लिखा हुआ है कि मानचित्र पर एक स्थान को ढूंढना संबंधित है। बताओ, मान लीजिए मैंने आपको यहां पर एक मैप दे दिया, एक मानचित्र मैंने आपको दे दिया, और ये मैप हो गया किसका, इंडिया का, ठीक है ना, ये भारत का मानचित्र हो गया, मैंने मान लीजिए आपको दे दिया गया। अब इसमें क्या करना है, आपको एक स्थान ढूंढना है। जैसे मैंने कहा कि लखनऊ ढूंढो, कहां पर है, तो लखनऊ यहां पर, लखनऊ राजधानी हो जाएगी ना। पूछो हैदराबाद कहां पर है, हैदराबाद यहां पर हो जाएगा। भोपाल कहां है, भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी यहां हो जाएगा। लद्दाख की राजधानी लेह कहां पर है, लेह यहां पर हो जाएगा। तो मेरे दोस्त अगर आप मानचित्र पर एक स्थान को ढूंढना किससे संबंधित हो जाएगा बताओ, याद रखने से, बिल्कुल याद रखने से रिलेटेड तो है ही ना, स्थानों को याद कर सकते हो ना। दूसरा, बोध से, समझने से, बिल्कुल आप समझ भी लोगे। अनुप्रयोग के कौशल से, बिल्कुल मैप का प्रयोग करो, मैप का प्रयोग करो अनुप्रयोग कौशल के साथ में। मूल्यांकन तो करना नहीं, मूल्यांकन तो लास्ट में होता है ना, तो यहां पर स्थान ढूंढने में कौन सा मूल्यांकन करना है, नहीं, आपको वो स्थान याद रहना चाहिए कि किस स्थान के बारे में पूछा गया है, और उस स्थान के बारे में, मैपिंग के बारे में आप अच्छे तरीके से समझते हो, वो कौशल आपका डेवलप होना चाहिए। ए, बी एंड सी विल बी द राइट आंसर। जितने प्रिय विद्यार्थी ने 3 ऑप्शन को सिलेक्ट किया है उनका 3 उत्तर क्या हो जाएगा, एकदम सही, क्योंकि यहाँ पर मूल्यांकन जैसी कोई बात नहीं होगी। इसमें तो केवल आपको एक स्थान ढूंढना है ना, केवल स्थान ढूंढना है ना, तो स्थान ढूंढने का संबंध मूल्यांकन से नहीं होगा। आपको वो लोकेशन याद रहे, आप उतना बोध, और देखो याद करने की बात की जाती है तो जूनियर में मेरे दोस्त थोड़ा सा मेमोरी तो तेज हो जाता है ना बच्चे का, थोड़ा सा मेमोरी तो तेज हो जाता है ना। कविता जी, रीमा का, रेशमा का, वंदना का, वेरी गुड, शी विल बी द राइट आंसर। अपर्णा का, वेरी गुड। नवनीत जी, वेरी वेरी गुड भैया। नसरीन आरा जी, नसरीन जी, विजय कुमार जी, प्रियंका जी, बहुत बहुत शानदार। अच्छा, इस प्रश्न का जरा आप लोग कमेंट करना, अच्छे तरीके से पढ़ लो प्रश्न को, 25 नंबर क्वेश्चंस को। अब इसमें देखो क्या कह रहा है, मैं आप लोग को बताऊं, सुन लेना मेरी बात। लिखा है मेरे दोस्त कि सामाजिक विज्ञान के संबंध में दिए गए कथनों ए और आर को पढ़ें और उपर्युक्त विकल्प को चुनें। चलो उपर्युक्त विकल्प हम लोग चुनते हैं। क्या लिखा हुआ है, लिखा है कि भारत में सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम का संगठन मुख्यतः विषय आधारित है, मुख्यतः विषय आधारित है मेरे दोस्त। बिल्कुल बात एकदम सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो जब आप लोग एसएसटी पढ़ते हो ना तो उसमें सब्जेक्ट कैटेगराइजेशन हो जाता है। जियोग्राफी की अलग पुस्तक, उसके बाद में हिस्ट्री की अलग पुस्तक, उसके बाद में इकोनॉमिक्स की अलग पुस्तक, उसके बाद में पॉलिटिकल साइंस की अलग पुस्तक। मतलब मेरे जब आप सामाजिक विज्ञान पढ़ोगे ना तो भारत में सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम का संगठन मुख्यतः विषय आधारित होता है, थीम बेस्ड होता है। और उसके बाद में भी जब जियोग्राफी पढ़ोगे ना तो इसमें भी थीम दिया रहेगा कि कौन सा पाठ पढ़ने जा रहे हो, मानचित्र। कौन सी थीम है, मानचित्र थीम है। या दूसरा कौन सा पढ़ने जा रहे हो, पृथ्वी, पृथ्वी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ये थीम आधारित होता है। तो ये तो सही हो गया। दूसरा, कई सामाजिक विज्ञान को एक विषय के अंदर लाने पर विद्यालय के छात्रों को पढ़ाने में कठिनाई होती है। बात तो ये भी सही है, बात तो ये भी सही हो जाती है मेरे दोस्त, ये भी सही हो जाती है कि कई सामाजिक विज्ञानों को जैसे सामना कैसे होता है, पढ़ाने में प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे देखो सामाजिक विज्ञान में एसएसटी में तो जियोग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी सारे सब्जेक्ट हो जाते हैं। जब सारे सब्जेक्ट एक में ही हो गए ना तो कभी कभी मेरे दोस्त ना प्रॉब्लम हो जाती है इनको पढ़ाने में। बच्चों को जियोग्राफी समझ में आया, इकोनॉमिक्स समझ में ही नहीं आया, हिस्ट्री समझ में आया, पॉलिटिकल साइंस समझ में ही नहीं आया। तो प्रॉब्लम का सामना कहीं ना कहीं करना पड़ता है। ये विषय आधारित, थीम आधारित मेरे दोस्त, एक आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए विल बी द राइट आंसर। जितने प्रिय विद्यार्थी ने एक ऑप्शन को सिलेक्ट किया है उन सारे विद्यार्थियों का एक क्या हो जाएगा, एकदम लाजवाब हो जाएगा। ए उत्तर होगा, याद रखना, ठीक है ना, ए उत्तर हो जाएगा। ये बात आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। दूसरे प्रश्न का जवाब देना, दूसरे प्रश्न का आप लोग बहुत शानदार तरीके से उत्तर दीजिएगा। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये वाला, तो आप लोगों का गलत नहीं होगा, मुझे बहुत पता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको गौर से आप लोग पढ़ना।
लिखा है सामाजिक विज्ञान के बारे में कथन ए और आर को पढ़िए तथा उपर्युक्त विकल्प का चयन कीजिए। चलो आइए पढ़ लेते हैं हम लोग। क्या पढ़ना है सुनो। कथन ए में लिखा हुआ है कि दूसरे विषयों की तुलना में स्कूली पाठ्यचर्या में सामाजिक विज्ञान को कम महत्व मिलता है। बिल्कुल कम महत्व मिलता है भैया। क्यों? अब देखो दोस्तों, तुम ही लोग मुझे बताओ, अगर कोई ना मैथ से बीएससी कर लिया, किसी ने मैथ से एमएससी कर लिया भाई साहब, किसी ने इंटर में साइंस साइड लेकर के पढ़ लिया, तो उसको लोग ग्रेट समझते हैं। लेकिन अगर हम लोगों ने आर्ट साइड से ना इंटर, अगला हम लोगों ने 12वीं हम लोगों ने आर्ट साइड से ना हिस्ट्री वगैरह लेकर के पढ़ लिया, जियोग्राफी वगैरह लेकर के पढ़ लिया, पॉलिटी वगैरह लेकर के पढ़ लिया, तो लोग ना कम आंकते हैं। बीए वाले को छोटा समझा जाता है, बीए वाले अज्ञानी माने जाते हैं। लेकिन जिसने बीएससी कर दिया, भले टीप करके पास हुए हो, बीएससी वाले खूब टीप करके पास होते हैं, एमएससी वाले खूब टीप करके पास होते हैं, लेकिन इनके पास बीएससी की डिग्री है, इनके पास एमएससी, ये तो मैथ पढ़े हैं, ये तो विज्ञान पढ़े हैं, इनको ज्यादा महत्व मिलता है। लेकिन सामाजिक विज्ञान को, इतिहास भूगोल को इनको कम महत्व मिलता है। ये बात तो सही है। दूसरा, भारत में सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के लिए योग्य शिक्षक नहीं है। अरे नहीं भैया, ऐसे कैसे कह रहे हो योग्य शिक्षक नहीं है? भारत में सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के लिए योग्य शिक्षक हैं, लेकिन फिर भी सामाजिक विज्ञान को कम महत्व दिया जाता है। लोग इंजीनियर और डॉक्टर बनना ज्यादा पसंद करते हैं। तो ए तो सही हो जाएगा, किंतु आर गलत हो जाएगा। लोग डॉक्टर और इंजीनियर बनना ज्यादा पसंद करते हैं, इसलिए विज्ञान और गणित को ये लोग ज्यादा महत्व देते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं। इनको लगता है कि गणित विज्ञान से महारथी हासिल हो जाएगा, गणित विज्ञान का मतलब हम हीरो हो जाएंगे, बहुत बड़े महारथी, प्रधानमंत्री बन जाएंगे हम, ठीक है ना। हाँ, और बल्कि हम देखते हैं बीएससी एमएससी वाले में टिपाई भाई साहब ना लाजवाब तरीके से हो जाती है। उर्मिला का, लक्ष्मी का, सौम्या का बिल्कुल, कविता का, रेखा का, रेशमा का, नसरीन का बिल्कुल, लाल जी का, नेहा जी का, सभी विद्यार्थी का बहुत बहुत शानदार, वेरी वेरी गुड, बहुत बहुत बेहतरीन आप लोगों ने आंसर दिया है। अच्छा, अगले प्रश्न का जवाब जरा मुझे आप लोग दीजिएगा, 27 नंबर क्वेश्चन का। इसमें कह रहा ना कि अतीत में, अतीत का मतलब जानते हो ना, अरे प्राचीन काल में, प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता वाले लोग, अतीत में मुद्रा के विभिन्न स्वरूपों को पढ़ाने हेतु निम्नलिखित में से किन्हें प्राथमिक स्रोत की तरह प्रयोग में लाया जा सकता है? मतलब जो प्राचीन काल में, मान लीजिए सिंधु घाटी की सभ्यता हो गई, आप सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में पढ़ा रहे हैं, या मान लीजिए जो चंद्रगुप्त मौर्य था, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ा रहे हैं, या मान लीजिए अशोक, सम्राट अशोक के बारे में पढ़ा रहे हैं। इनके शासन काल में ना मुद्रा के विषय में पढ़ाना चाह रहे हैं, तो इसमें प्राथमिक स्रोत क्या होगा? तो उस टाइम पे तो एटीएम का यूज होता ही नहीं था ना भैया। एटीएम, डेबिट कार्ड का यूज कहाँ होता था बताओ? एटीएम या डेबिट कार्ड का यूज होता था क्या? नहीं। तो क्या लोग ये साक्ष्य, अशोक के शासन काल में एटीएम मिलेगा क्या? नहीं। क्रेडिट कार्ड मिलता था क्या उस टाइम पे? नहीं मिलता था ना। तो ये तो प्राइमरी सोर्स होगा ही नहीं, क्योंकि उस टाइम पर क्रेडिट कार्ड था ही नहीं। अब आचार्य चाणक्य थे, आचार्य कौटिल्य एटीएम में जाकर के पैसा निकालते थे ना? नहीं नहीं मेरे दोस्त, ये तो गलत हो जाएगा। उस टाइम पे मुद्रा के नोट्स भी मिले हैं, उसके भी साक्ष्य आप दे सकते हैं। उस टाइम पे सोने के, चांदी के, तांबे के, इनके सबके सिक्के मिले हैं, आप उनका प्रमाण दे सकते हो। लेकिन उस टाइम पर एटीएम या डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड नहीं हुआ करता था। केवल ए और बी होगा, क्योंकि ये अतीत काल की बात हो रही है। तो मेरे दोस्त ए और बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 जितने भी प्रिय विद्यार्थी ने सिलेक्ट किया है, उनका उत्तर क्या हो जाएगा? 2 विल बी द राइट आंसर। एकदम चुटपुटिया जैसा सवाल था ना, एकदम चुटपुटिया जैसा सवाल था कि नहीं था बताओ? तो बी उत्तर आप लोगों ने भी दिया। वंदना का भी ओनली 1 कह रही थी, नहीं नहीं नहीं, दोनों हो जाएगा। लक्ष्मी का भी बी हो गया, नसरीन का, विभा जी का, मनीषा का, रामरती का, विजय कुमार जी वेरी गुड, जैस्मीन जी बिल्कुल भैया बहुत सही, शानदार, ठीक है ना, बिल्कुल। अगले क्वेश्चन का उत्तर बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर अब जरा कमेंट करना। ये भी तो आसान सा प्रश्न है ना, ये भी तो आसान सा प्रश्न है, इसको भी आप लोग सीख लोगे। करके सीखना सिद्धांत सबसे उपयुक्त है बताओ। जैसे बच्चों को ना आप कोई पाठ पढ़ाओगे तो लास्ट में लिखा होता है ना, आओ करके सीखें। क्या लिखा होता है? आओ करके सीखें। क्या करें? आओ करके सीखें। क्या करके सीखोगे? कैसे? क्या तुमको मैं चर्चा करने के लिए बैठा दूं, 4 बच्चों को बैठा दूं, तुम लोग चर्चा करो, बतियाओ, तुम लोग बतियाओ खूब, एकदम एकदम बतियाओ। तो चर्चा में कुछ करना थोड़ी ना होता है। तो कैसे इसमें करके सीख पाओगे? आप नहीं सीख पाओगे ना। प्रदर्शन विधि, प्रदर्शन मान लीजिए आपसे कह दिया गया कि आप एक काम करना, रोटी लेकर के आना सब लोग। अब रोटी अलग अलग जगह पर रख दिया गया प्रदर्शनी में, अब रोटी देखो,
इसमें कौन सा काम तुम कर रहे हो? कोई काम नहीं कर रहे हो ना मेरे दोस्त। परियोजना विधि मतलब बच्चे को प्रोजेक्ट कार्य दो, बच्चे को क्या दो? प्रोजेक्ट कार्य दो। बच्चों से कह दो कि तुम अपने घर पे जाना और तुम्हारे घर में जितने रद्दी कागज होंगे, जितने खराब कागज होंगे, उससे तुम ना पानी का जहाज बनाना, पानी का जहाज बनाना। तो जब वो बच्चा पानी का जहाज रद्दी के कागज से बनाएगा तो ये क्या हो गया? करके सीख रहा है ना बच्चा, करके सीख रहा है ना। तो मेरे दोस्त बेसिकली परियोजना विधि के लिए करके सीखना सिद्धांत रिलेटेड होता है, क्योंकि उसमें क्या करता है? बच्चा प्रोजेक्ट कार्य करता है, बच्चा कार्य करता है, बच्चा नाव बनाता है, बच्चा जहाज बनाता है, ये सारी चीजें बनाता है। ये बात आप लोग को अच्छे तरीके से पता होगा। तो अपर्णा जी ने उत्तर दिया, वेरी गुड, बहुत बहुत शानदार, ठीक है ना। महिमा जी ने दिया, जैस्मीन ने दिया, लक्ष्मी ने दिया, वेरी गुड। नवनीत जी ने दिया, कविता जी ने दिया, वेरी वेरी गुड, बहुत बहुत शानदार। अपर्णा ने कहा, नेहा ने कहा, उर्मिला ने कहा, सभी विद्यार्थी का, नसरीन जी का, लक्ष्मी जी का, बहुत बहुत शानदार। आप सारे विद्यार्थियों ने उत्तर एकदम लाजवाब तरीके से दे दिया है। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर बताना। अगले प्रश्न का जवाब कौन विद्यार्थी देगा? ये भी तो बहुत सरल प्रश्न है ना, ये भी तो बहुत सरल प्रश्न है ना। पहला कह रहा है कि भूगोल की कक्षा में ग्लोब के साथ प्रश्न पूछना का भाग होगा। मतलब मान लीजिए कि जियोग्राफी आप पढ़ा रहे हो क्लास में, ठीक है ना, और जियोग्राफी की क्लास में मेरे दोस्त आप लोग ग्लोब लेकर के खड़े हो क्लास में, ग्लोब लेकर के खड़े हो आप लोग क्लास में। ग्लोब क्या है? ग्लोब इज द मॉडल ऑफ अर्थ, मतलब हम ये मानते हैं हमारी पृथ्वी ऐसे ग्लोब के तरीके से है। तो ग्लोब लेकर के आप लोग प्रश्न पूछ रहे हो ना, तो बताओ मेरे दोस्त कैसा टाइप का उसमें क्वालिटी आएगी? कह रहा कि नैदानिक आकलन, यहां पर देखोगे तो नैदानिक आकलन तो होगा नहीं। क्यों? नैदानिक आकलन तब किया जाता है ना, जैसे मान लीजिए कोई विद्यार्थी एडमिशन लेने गया, कोई विद्यार्थी एडमिशन लेने गया तो उसका जो टेस्ट होता है आप उसे भी नैदानिक आकलन मान सकते हो। या दूसरा, आप मान लीजिएगा बच्चों को कोई क्लास पढ़ाना स्टार्ट कर रहे हो, क्लास पढ़ाने से पहले आपने उस क्लास का बच्चों से टेस्ट ले लिया, वो भी क्या हो गया? नैदानिक हो गया। या तीसरी बात अगर बात करो, आप मान लीजिए क्लास में पढ़ा लिए, क्लास पढ़ाने के लास्ट में, क्लास पढ़ाने के लास्ट में जब आप लोग टेस्ट लेते हैं तो भी क्या हो गया? नैदानिक आकलन हो गया। मतलब इससे आपको ये पता चल जाता है ना, इन सारे टेस्ट से आपको ये पता चल जाता है कि बच्चे की बीमारी क्या है, बच्चे को कहां पर ज्ञान कम है। तो ये तीन फेज में जब हम लोग टेस्ट लेते हैं ना मेरे दोस्त, तो ये बात आप लोग को अच्छे तरीके से याद रखना है। ये सारी चीज आप लोग को बेहतर तरीके से याद रखना है। तो मेरे दोस्त यहाँ पर क्या हो जाएगी? ये तो गलत हो जाएगा, अधिगम का आकलन भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर रचनात्मक और योगात्मक आकलन होगा। ए और बी विल बी द देन जितने भी प्रिय विद्यार्थी ने सेकंड ऑप्शन को चुना है उन सारे विद्यार्थियों का दो विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा? आप लोग का एकदम लाजवाब। जितने भी विद्यार्थी ने सेकंड ऑप्शन को चुना है उन सारे विद्यार्थियों का सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा? एकदम लाजवाब तरीके से आपको अच्छे तरीके से याद रखना, ठीक है ना। ये बात आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा, ये आपको ध्यान पूर्वक याद रखना है, ठीक है ना, ठीक है ना। ये पॉइंट आप लोग अच्छे तरीके से याद रखना। सुनीता जी वेरी गुड आफ्टरनून भैया, कहाँ थे अभी तक? अभी तक कहाँ थे? ये हम आखिरी प्रश्न पर आ गए बाबू साहब, कहाँ थी अभी तक? तुम घूम रही हो ना, खाना बना रही थी क्या? बताओ इतनी देर से गायब हो। हाँ, क्लास का आखिरी प्रश्न आ गया। इसमें पूछ रहा है आपसे 30 नंबर क्वेश्चन, जरा सुनो। लिखा है एक सामाजिक विज्ञान के शिक्षक द्वारा अभ्यास पुस्तिका जांचने की गतिविधि हिस्सा बनती है। बताओ, मतलब आप एक शिक्षक हैं और आप सामाजिक विज्ञान में अभ्यास पुस्तिका जांचने की गतिविधि किसका हिस्सा होगा? बताओ, अभ्यास पुस्तिका जांचने की कौन सी गतिविधि होगी? कौन कौन सा आप लोग आकलन इसमें कर पाओगे? ये आप लोग को अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से ध्यान रखना है। पहला नंबर तो आप लोग कौन सा आकलन कर पाओगे? आप लोग पहला नंबर तो इसमें रचनात्मक आकलन हो जाएगा, ठीक है ना, रचनात्मक आकलन हो जाएगा। अधिगम का आकलन भी हो जाएगा, अधिगम का आकलन भी हो जाएगा। योगात्मक आकलन भी हो जाएगा, ठीक है ना। ये औपचारिक आकलन नहीं होता है, ये आपका रचनात्मक भी होगा, अधिगम भी होगा, योगात्मक भी होगा। ए बी और सी तीनों हो जाएगा। इट मीन्स ए विल बी द राइट आंसर। जितने प्रिय विद्यार्थी ने एक ऑप्शन को सिलेक्ट किया है उन सारे विद्यार्थियों का ए विल बी द राइट आंसर। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों आज की क्लास हम लोग रखेंगे यहीं पर, और ध्यान रखिएगा आज शाम को 4 बजे आप लोगों को आ जाना है। मैं क्लास 6 की पूरी एनसीईआरटी, पहले आज हम जियोग्राफी की एनसीईआरटी को कवर करने वाले हैं क्लास 6 की, फिर क्लास 6 की हिस्ट्री को पूरा मैं कवर कर दूंगा, उसके बाद फिर जो सब्जेक्ट होगा उसको कवर कर दूंगा। आप लोग निश्चिंत रहिएगा। लेकिन मेरे दोस्त आप लोग हमारे साथ जुड़े रहे एकदम, इसके लिए आप सारे विद्यार्थियों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोस्तों, ठीक है ना।
बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सारे दोस्तों को। ठीक है ना। तो प्रियंका जी, मनीषा जी, लक्ष्मी जी, रेशमा, केपी जी, बिल्कुल सुनीता जी, रितु यादव, क्लास कैसी लगी जरूर आप लोग बताना। आराधना जी, नवनीत जी, क्लास कैसी लगी। जैस्मीन जी, बिल्कुल परेशान मत हो यार, मैं सब करवाऊंगा, एकदम टेंशन मत लो, ठीक है ना। समय नहीं मिल पाता, बस इतना आप लोग समझो मेरी बात को। आज संडे था तो हमने कहा चलो ठीक है, कुछ मेहनत मैं कर देता हूँ, तो शाम को भी मैं करवा दूंगा। वैसे मैं रखूंगा ना, एक दिन थ्योरी की क्लास रख दूंगा और एक दिन मैं रख दूंगा क्या, ये प्रीवियस ईयर पेपर, ठीक है ना। एक दिन प्रीवियस ईयर पेपर रख दूंगा, एक दिन मैं क्या रख दूंगा आपका ये रख दूंगा एनसीईआरटी, ठीक है ना। तो लक्ष्मी जी और गीतांजलि जी, मनीषा जी, विजय कुमार, सभी, दीपक ठाकुर जी, बहुत बहुत शुक्रिया भैया। रेखा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ठीक है ना। सुनीता जी, बिल्कुल पढ़ाएंगे, बस रुक जाओ थोड़ा सा, पूरा करेंगे कैसे भी करके, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो जैस्मीन जी बिल्कुल, खुशबू कुमारी, प्रियंका जी, रितु, कविता, लाल जी, सभी साथी का बहुत बहुत शुक्रिया, वंदना जी का, प्रदीप जी का, सभी साथी का, साधना सिंह जी, ठीक है ना। डेली 11 बजे क्लास होती है, डेली 11 बजे क्लास होगी, आप लोग एकदम परेशान मत होइएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से शाम को फिर शानदार तरीके से, तब तक आप लोग अपना बेहतर तरीके से ख्याल रखिएगा, ऐसे ही जुड़े रहिए, ऐसे ही मेरे दोस्त पढ़ते रहिए, ऐसे ही अपने माता पिता का नाम रोशन करते रहिएगा, ठीक है ना। फिर मुलाकात करते हैं नेक्स्ट में। तो अन्नू गुज्जर कह रही है कि मैं लेट हो गई थी, लेट हो जाओगी तो दांत तोड़ दिया जाएगा, कोई भी विद्यार्थी लेट नहीं होगा, ठीक है ना। केपी इंटर कॉलेज वे क्या सर, मैं नहीं दिखाई दे रहा हूँ, नहीं केपी इंटर कॉलेज जी भाई साहब दिख रहे हैं यार, हम आप अपना नाम मुझे बता ही नहीं, नाम हमको नहीं पता ना, तो नाम बता देना केपी जी, बिल्कुल आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। शमशाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद भैया, शमशाद जी आपका भी। तो सारे विद्यार्थी, रितु जी का, खुशबू जी का, सभी विद्यार्थी का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर आप लोग मिल जाना, ठीक है ना। मिलते हैं आप लोगों से, पर टाइम से उपस्थित हो जाइएगा, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।